चलिए, गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं सर। लास्ट डे मैंने फ्लूइड स्टार्ट कर दिया था, उसमें मैंने आई डिस्कस्ड अबाउट द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड के बारे में मैंने डिस्कशन किया था। मैंने उसमें रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है ये भी बता दिया था आपको। देन वी टॉक्ड लिटिल अबाउट द प्रेशर exerted by the liquid, ठीक है, या उसको आप ये भी कह सकते हो द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन द लिक्विड प्रेशर। तो उसी बात को मैं एक और तरीके से चीजों को डिस्कस कर देता हूँ जो आपके बुक्स में होती हैं। तो पहले उस पे जाने से पहले इफेक्ट ऑफ प्रेशर ड्यू टू ग्रेविटी इन अ लिक्विड, उस पे पहुंचने से पहले हम एक इंपॉर्टेंट लॉ पे डिस्कशन करेंगे जिसका मतलब है सर, जिसका नाम है पास्कल्स लॉ, ठीक है। फिर उसके बाद इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन प्रेशर, उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे। फिर उसके बाद एक्सक्यूज मी क्वेश्चंस सर। में आएंगे। यस, एक्सक्यूज जानवी जी। सर एक बार प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स थोड़ा सा फिर से समझा दीजिए प्लीज। प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड में मैंने आपसे सिंपली ये बोला था सर कि ये जो प्रेशर है, जो लिक्विड अगर आप किसी कंटेनर में रखते हो लिक्विड, ठीक है, ये कंटेनर है, इसमें आपने लिक्विड रखा, तो इस कंटेनर में जो लिक्विड आपने फिल किया उसका कुछ मास भी होगा। अब वो मास आप कैसे लिखेंगे, तो देखिए, मान लीजिए कि h हाइट है लिक्विड की इनसाइड द कंटेनर एंड अस्यूम दैट के दिस एरिया ऑफ द कंटेनर इज a। देखो, कोई भी कंटेनर, बकेट वगैरह आपने देखा होगा, इफ यू हैव सीन बकेट, टब, जो भी कह लो, तो उसका ये यस सरफेस एरिया होता है ना, ये तो वही एरिया, अगर ये हम सिलेंड्रिकल कंटेनर अज्यूम कर रहे हैं जिसकी एरिया थ्रू आउट सेम है, कांस्टेंट है, तो उस केस में मैं ये कह सकता हूं कि द वॉल्यूम ऑफ दिस लिक्विड विल बी इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट। दिस विल बी द वॉल्यूम। एरिया को लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो तो वॉल्यूम आ गया। तो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड कंटेंट। अब इस वॉल्यूम का मास कितना होगा, तो मास विल बी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड मल्टीप्लाइड बाय द वॉल्यूम, दैट इज इक्वल टू रो ए मल्टीप्लाइड बाय एच। अब आपको एक चीज पता होगी कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को, सोचो अगर एम मास का कोई ऑब्जेक्ट है या कोई बॉडी एम मास की, उसको अगर हम किसी सरफेस पे रखें तो उस पे उस ऑब्जेक्ट का फोर्स लगता है, दैट इज इक्वल टू एमजी। कह सकते हो एक्चुअली में सरफेस पे यस सर। mg तो नहीं लगता, नॉर्मल रिएक्शन लगता है, बट अगर बॉडी मूव नहीं कर रही है तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू mg के बराबर होगी। तो ये जो फोर्स होगा दैट वुड बी कॉल्ड एज mg। इसका मतलब इसमें जो आपने लिक्विड भरा है उसका वेट इस सरफेस पे एक्ट करेगा एंड दैट वेट विल बी इक्वल टू mg। m की वैल्यू आपने लिखा है रो एच, तो रो ए एच मल्टीप्लाइड बाई जी। दिस इज द फोर्स और द वेट विच इज एक्टिंग ऑन द कंटेनर और बॉटम ऑफ द कंटेनर, बॉटम ऑफ द कंटेनर। तो इसमें प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। तो प्रेशर की वैल्यू फोर्स की वैल्यू कितनी है, रो ए एच मल्टीप्लाइड बाय जी डिवाइडेड बाय एरिया। तो ए एंड ए विल कैंसिल आउट, तो रो एच जी, दिस इज द प्रेशर ड्यू टू द हाइट। अब एक बात सोचो जानवी कि एज यू गो डीप इनसाइड द लिक्विड, डीप इनसाइड द लिक्विड, तो अनडाउटेडली मैं ये कह सकता हूं जैसे जैसे मैं डेप्थ में जाऊंगा वैसे वैसे जो वेट ऑफ द लिक्विड है ऑन मी दैट विल इंक्रीज और नॉट। इमेजिन करो जानवी, यस यस है ना, सर। मतलब अगर आप लिक्विड में इस पॉइंट पे हैं तो लिक्विड का बस इतना वेट आप पे एक्ट कर रहा है, अगर यहाँ पर है तो पूरा वेट एक्ट कर रहा है। तो एज वी गो इन डीप इनसाइड द लिक्विड, द डेप्थ, या इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हो एज वी गो इन द डेप्थ ऑफ द लिक्विड, तो फोर्स और द वेट ऑफ द लिक्विड बढ़ता है। तो इसका मतलब है कि प्रेशर इंक्रीज होता है। और जब आप इसी लिक्विड में ऊपर की तरफ जाएंगे, जब आप इसी लिक्विड में ऊपर की तरफ जाएंगे तो आप पे जो लिक्विड का वेट है वो कम होगा। तो इसका मतलब है कि प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसीलिए कम हो हमेशा याद रखो कि, है ना, हमेशा याद रखो कि जब आप नीचे जाते हो तो प्रेशर बढ़ता है, डेप्थ के साथ डेप्थ के साथ प्रेशर इंक्रीजेस। तो सर डेप्थ आपकी के साथ वॉइस नहीं आ रही। नहीं नहीं, मैंने बोला ही नहीं था, म्यूट किया था एक मिनट के लिए। खैर, तो डेप्थ के साथ प्रेशर इंक्रीज करता है और ऊपर जाने में प्रेशर डिक्रीज करता है। इसीलिए आप जब भी आप नीचे जाएंगे ना तो प्रेशर को पॉजिटिव कंसीडर करना, और जब भी आप ऊपर जाएंगे तो प्रेशर को नेगेटिव कंसीडर करना। आई होप कि मैंने समझा दिया। अब क्लियर है विभूति, यस जानवी? सर। ठीक है। अब इसी पे मैं आगे बात करूंगा। द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू डिस्कस टुडे इज पास्कल्स लॉ। ठीक
ठीक है, पास्कल्स लॉ। तो टॉपिक का नाम डालिए पास्कल्स लॉ। ठीक है, अब देखो पास्कल्स लॉ के एक्चुअली में दो तरह से स्टेटमेंट दिया जा सकता है। अब ये पास्कल्स लॉ बेसिकली है क्या, इस बात को हम समझते हैं। तो पास्कल्स लॉ में पहला स्टेटमेंट आप ये दे सकते हो कि द प्रेशर एक्सर्टेड एट एनी पॉइंट ऑन द इनक्लोज्ड लिक्विड इज ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। एक तरीका तो ये है, उसका एप्लीकेशन भी मैं आपको समझाऊंगा। पहले इस बात को समझो जो पहला स्टेटमेंट मैंने बोला है। इसी तरह से एक और स्टेटमेंट मैं ऐसे दे सकता हूं कि द प्रेशर इन अ फ्लूइड एट रेस्ट इज सेम एट ऑल पॉइंट्स इफ वी इग्नोर ग्रेविटी। ठीक है, और तीसरा एक और तरीका बोल सकता हूं मैं कि जो पहले वाले से रिलेटेड है कि अगर चेंज इन प्रेशर अप्लाइड टू एन इनक्लोज्ड इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड इज ट्रांसमिटेड अनडिमिनिश्ड टू एवरी पॉइंट ऑफ द फ्लूइड एंड द वॉल्स ऑफ द कंटेनिंग वेसल। अब ये सारे स्टेटमेंट मैं खुद ही समझाऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट। ये सारे स्टेटमेंट, ये पास्कल्स लॉ है क्या, इस बात को समझो। इस बात को समझने के लिए आप ऐसे इमेजिन करो कि आपने कोई एक बॉल लिया है या कोई बलून लिया है जिसमें आप होल बना सकते हो, और आप इमेजिन करो कि इसके अंदर लिक्विड है। ठीक है बेटे, समझना। और मान लीजिए कि आपने इसमें होल्स बना दिए, यहां पर एक होल बना दिया, यहां पर एक होल बना दिया, ऐसे होल्स बना दिए आपने। ठीक है, तो अनडाउटेडली इन सारे होल से लिक्विड बाहर आएगा। यहां से भी लिक्विड आ रहा होगा, यहां से भी आ रहा होगा, यहां से भी आ रहा होगा, लिक्विड बाहर आ रहा होगा। फ्लो का रेट तीनों से सेम होगा या नहीं होगा इज डिफरेंट थिंग। मैं फिर से बता रहा हूं सक्षम कि पास्कल्स लॉ मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। पहले इस एग्जांपल को समझो, फिर पास्कल लॉ का स्टेटमेंट लिखवाऊंगा। अब ऐसा समझो कि ये कोई बॉल है या कोई बलून है जिसमें आपने लिक्विड फिल कर दिया है और उसके वॉल्स में आपने होल्स बना दिए हैं। वॉल में आपने होल्स बना दिए हैं। अब जब ये बलून के वॉल में आप होल बना दोगे और इसके अंदर लिक्विड डाला आपने, तो वो लिक्विड बाहर फ्लो करेगा। ये अलग बात है कि तीनों होल के थ्रू जो लिक्विड का फ्लो है उसका अमाउंट सेम नहीं हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। यहां पर तो नहीं होगा, डिपेंड्स ऑन द प्रेशर एट डिफरेंट पॉइंट्स। खैर, तो ये सेम तो नहीं होगा। बेसिक पॉइंट ये है कि सेम नहीं होगा। खैर, बट आगे की बात यह है कि सर अगर मान लीजिए कि आपने इस पर कहीं एक्सटर्नल कोई प्रेशर लगाया, आपने कोई प्रेशर एक्सर्ट किया किसी एक पर्टिकुलर होल पे, तो आप प्रेशर एक होल पे एक्सर्ट करोगे तो आप ये ऑब्जर्व करोगे कि जितना लिक्विड फ्लो हो रहा था पहले इन होल से, उससे ज्यादा लिक्विड अब फ्लो होने लगेगा एज यू हैव इंक्रीज द प्रेशर एट वन पॉइंट। तो दूसरे पॉइंट्स पे जो फ्लो का रेट है बढ़ जाएगा। इन अदर वर्ड्स दूसरे पॉइंट पे भी प्रेशर बढ़ जाएगा। नहीं आई बात समझ में? आपने प्रेशर एक पॉइंट पे एक्सर्ट किया, एक होल पे एक्सर्ट किया है, बट ये जो प्रेशर है, ये इंक्रीज ऑफ प्रेशर वो बाकी सारे होल्स पे होगा और इक्वली होगा। समझ रहे हो आप? मतलब लिक्विड के एक पॉइंट को पे आप प्रेशर लगाओ तो वो प्रेशर सारे पॉइंट पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है विदाउट गेटिंग डिमिनिश्ड, मतलब बिना लॉस हुए वो इक्वली सारे होल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है या सारे होल्स पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज पास्कल्स लॉ। नहीं आई बात समझ में? कुछ हजम हुआ? Yes, sir. सर हेलो, सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ बोलिए। हम जो भाषा सुन जी हम जो हेलो, हाँ आप जो, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही सक्षम। हेलो सक्षम, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हर्षित तुम कुछ पूछना चाह रहे थे क्या? नहीं सर, मैं बस ये बोल रहा था कि इस टाइम आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, वो तो मैंने म्यूट किया था। सक्षम, जब तुम्हारा नेटवर्क इशू ठीक हो तो प्लीज अपना सवाल रिपीट कर लेना। मैं ये लॉ लिख रहा हूं, ये लॉ आप लोग नोट करें अगर आप समझ गए तो। द प्रेशर exerted at any point
on an enclosed liquid is transmitted equally in all directions. ये लिख लीजिए। डन सर। हेलो हाँ जी सर, हाँ जी मेरी सक्षम। वॉइस क्लियर है? हाँ अभी क्लियर है। सर वो मैं ये पूछ रहा था सर, जो आपने बताया था कि जब एक पॉइंट पे प्रेशर लगाते हैं उसके बाद दोनों पॉइंट से प्रेशर मतलब जो रेट है वो बढ़ जाता है, तो सर उसके बाद आपने क्या बताया था? वो मेरा नेटवर्क जा नहीं मैंने ये बोला कि अगर आप, इसका सिंपल सा पॉइंट ये है कि सर अगर आप किसी भी एक पॉइंट पे प्रेशर इंक्रीज करोगे तो वो जो इंक्रीज है ना वो इक्वली दूसरे पॉइंट्स में भी ट्रांसमिट हो जाएगा। मतलब आपने प्रेशर इंक्रीज किया एक पॉइंट पे, बट और बाकी जो पॉइंट्स हैं उस पे भी ऑटोमेटिकली प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। नहीं समझे? सर अगर जैसे बीच में दबाएं तो मतलब तीनों से एकदम तेज हो जाए। कहीं पे भी आप किसी भी इनकॉम्प्रेसिबल लिक्विड का क्या मतलब होता है वो मैं आगे समझा दूंगा। इनकॉम्प्रेसिबल या अभी समझ लो, इनकॉम्प्रेसिबल लिक्विड का वो मतलब होता है कि ऐसे लिक्विड जिसकी डेंसिटी कांस्टेंट हो, फिक्स हो, उसकी डेंसिटी वेरी नहीं हो सकती। ठीक है, तो इस तरह के लिक्विड जिसमें डेंसिटी फिक्स रहती है, जो वेरी नहीं कर सकती, कांस्टेंट डेंसिटी होती है, जो वेरिएबल नहीं हो सकती, डेंसिटी फिक्स है, तो ऐसी लिक्विड्स जब भी होंगी तो एक पॉइंट पे अगर आप प्रेशर को बढ़ाएंगे तो उसके सारे पॉइंट्स पे प्रेशर ऑटोमेटिकली क्या करेगा, तो उसके सारे पॉइंट पे प्रेशर ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा और इक्वली इंक्रीज होगा। सर वो डिस्ट्रीब्यूट क्यों नहीं होगा? क्या सर वो डिस्ट्रीब्यूट क्यों नहीं होगा, ट्रांसमिट क्यों होगा? डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, ट्रांसमिट क्यों होगा? ये ऐसा मतलब जैसे अगर हमने पी प्रेशर अप्लाई किया तो वो हर जगह पी प्रेशर लग जाएगा, मतलब हाँ पी हाँ, वो हर मतलब जगह पी प्रेशर बढ़े। वो पी बाय एन टाइम्स क्यों नहीं होगा, मतलब डिवाइड क्यों नहीं होगा वो? अच्छा, वो डिवाइड क्यों नहीं होगा एन टाइम्स? इसलिए डिवाइड नहीं होगा क्योंकि अगर एन टाइम्स डिवाइड हो गया तो आप एक बात याद रखिए कि द मोमेंट एक पॉइंट पे प्रेशर ज्यादा हो गया और एक पॉइंट पे प्रेशर कम हो गया तो लिक्विड क्या हो जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी। देखो एक बात समझो, मैं आपको कहूं कि सर ये आप समझिएगा कि मैं आपसे कहूं इधर मैंने प्रेशर पी लगाया और इधर प्रेशर जो है वो p/2 हुआ, तो नेट इफेक्ट क्या होगा, ये दबेगा या नहीं दबेगा बेटे? विल इट कंप्रेस इटसेल्फ और नॉट? हर्षित भाई अच्छा प्लीज पावर बता दीजिएगा आप। क्या हो रहा है आज भाई? अगर आप इधर से प्रेशर लगाइए और इधर से प्रेशर लगाइए, अगर ये दोनों प्रेशर सेम है, प्रेशर को आप इन टर्म्स फोर्स समझ लीजिए, यस सर। प्रेशर को थोड़ी देर के लिए फोर्स समझ लीजिए, क्योंकि एरिया अगर मैं सेम लूं तो फोर्स कह सकता हूं ना मैं, तो फोर्स और ये फोर्स, तो ये दबेगा या नहीं दबेगा ये बताइए आप? तो दबेगा। दबेगा, ठीक है। अच्छा लेकिन अगर मान लीजिए कि इधर से भी फोर्स एफ लगाया और इधर से भी फोर्स एफ लगाया, अब दबेगा? नो सर। इधर जितने से दबा रहा हूं उधर से खींच रहा हूं तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। बट अगर ऐसा कर दूं मैं कि जितने से दबा रहा हूं उससे कम से खींचूं, तो अब दबेगा या नहीं दबेगा? दबेगा। दबेगा। अब मैंने जो लिक्विड का नाम लिया बेटे, मैंने लिक्विड का नाम लिया इनकॉम्प्रेसिबल, जिसके आप कंप्रेस नहीं कर सकते। आई बात समझ, जिसको कंप्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि द मोमेंट इट विल बी कंप्रेस्ड द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड विल बी चेंज्ड। तो आप ऐसी लिक्विड ले रहे हो जो इनकॉम्प्रेसिबल है, जो मतलब कंप्रेस नहीं हो सकती, दबा नहीं सकते आप, मॉलिक्यूल्स के बीच का सेपरेशन कम नहीं कर सकते, उसकी डेंसिटी चेंज नहीं कर सकते। समझ रहे हैं? तो अगर ऐसी लिक्विड है और सोचो आप कि अगर यहां पर प्रेशर पी बढ़ाया मैंने, पहले आप इमेजिन करो, पहले आपको समझना पड़ेगा, क्या नाम है आपका? हर्षित। पहले आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि पहले यहां पर भी प्रेशर एटमॉस्फेयर के कारण लग रहा था, यहां पर भी प्रेशर एटमॉस्फेयर के कारण लग रहा है, तो प्रेशर दोनों पॉइंट पे सेम है और वो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, वो आगे मैं उस पर डिस्कशन करूंगा।
वैसे आपको लास्ट डे भी मैंने बोला था कि एटमॉस्फेयर का प्रेशर का मतलब क्या होता है। मैंने आपसे बोला था कि आपके ऊपर जो ये गैसेस हैं, एयर मिक्सचर ऑफ गैसेस, उसके कारण आप पे एक प्रेशर लग रहा होता है जिसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, याद है? और मैंने आपसे कहा था कि व्हेन यू गो टू द माउंटेन हाइट्स तो होता क्या है कि वही प्रेशर जो आप पे लग रहा होता है वो कम हो जाता है। तो आपकी बॉडी जो है ना वो बेसिकली आपकी बॉडी वो जो है वो क्या कहते हैं उसको कि जब भी आप अर्थ पे हैं तो आपकी बॉडी, अरे वो टर्म मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, आपकी बॉडी जो है वो कंपैटिबल है किसके लिए? वो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप पे लगता है ऑन द अर्थ सरफेस, और उसकी वैल्यू आपको मालूम है कि 1 पास्कल या 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी या 1 एटीएम जो भी कहते हैं आप, है ना? जब आप ऊपर जाते हैं तो प्रेशर कम हो जाता है, तो आपकी बॉडी तो आदी है उस प्रेशर के लिए, और अब प्रेशर कम हो गया तो अंदर का प्रेशर तो अभी भी आपका वही है, ठीक है? हाँ सर। और ऊपर बाहर से लगने वाला प्रेशर कम हो गया तो ब्लड का फ्लो हो जाता है ना, नाक से कई बार खून आ जाता है, अगर आप माउंटेन्स पे जाएं तो मुंह से नाक से ब्लड आ जाता है, ठीक है? सबको नहीं आता बट कुछ को आ जाता है, ठीक है? तो उसी तरह से यहाँ पर अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि पहले ये प्रेशर लग रहा था, अब आपने क्या किया, इधर प्रेशर बढ़ा दिया, इधर पी प्रेशर बढ़ाया, और आप इधर कह रहे हो कि इधर मान लो कि इधर p/2 प्रेशर बढ़ा, मान लो, क्योंकि p दोनों में इक्वली डिवाइड हो गया तो p/2 बढ़ा। अब एक बात बताओ, इधर से प्रेशर और इधर से प्रेशर अब बैलेंस्ड है या अनबैलेंस हो गए? अनबैलेंस्ड है। प्रेशर अनबैलेंस हो गया, प्रेशर का दूसरा मतलब फोर्स अनबैलेंस हो गया। तो इधर से ज्यादा दब रहा है और इधर से कम दब रहा है, तो अल्टीमेटली दोनों में क्या होगा, लिक्विड दब जाएगी या नहीं, कंप्रेस होगी या नहीं हाँ होगी? सर, डूब जाएगी। और हमने शुरुआत ही क्या की है कि द प्रेशर एक्सर्टेड एट एनी पॉइंट ऑन एन इनक्लोज्ड लिक्विड, ठीक है? और कैसी लिक्विड? तो इनकॉम्प्रेसिबल, याद रखिएगा, लिक्विड कैसी? इनकॉम्प्रेसिबल। तो लिक्विड को आप कंप्रेस नहीं कर सकते, समझ सर रहे हैं आप? लेकिन अगर हम वहां से और पी अप्लाई कर रहे हैं अबे ये भाई सर, मेरे तो भाई हम यहाँ से भी, हाँ नहीं सर, हम प्रेशर तो एक ही जगह से अप्लाई कर रहे हैं, हाँ तो हाँ, बोलो ना बोलो ना। वो मतलब जो हम अप्लाई कर रहे हैं वो उस यूनिट मतलब उस पॉइंट पे ही p/n की नहीं जा रही है, मतलब यहाँ तो आपने यही तो बता रहा हूँ कि अगर ये अप्लाई कर रहा हूँ प्रेशर, अगर पी इस पॉइंट पे भी पी से है, अगर प्रेशर नहीं बढ़ेगा, इमेजिन करना इस पॉइंट पे भी, मान ले यहाँ पर कुछ नहीं था, यहाँ पर हमने प्रेशर पी अप्लाई किया, तो यहाँ पर भी पी, अगर प्रेशर का इंक्रीज पी नहीं होगा तो ये लिक्विड कंप्रेस होगी या नहीं होगी? अभी इसमें बताया था ना आपने। यस सर, यस सर। नहीं समझ रहे हो तुम, नहीं, जबरदस्ती यस कर रहे हो। मुझे एक बात बताओ कि अगर प्रेशर को दूसरे तरीके से हम फोर्स के टर्म्स में समझ लें, जी सर, समझ आप एक बात सोचिए कि मैं आपसे अभी पूछा था, मैंने आपसे कि इधर से फोर्स F लगाओगे और इधर से इसको F/2 से खींचोगे तो अल्टीमेटली ये कंप्रेस होगा या नहीं होगा, ये बताओ। होगा सर। होगा। तो उसी तरह से अगर मैंने यहाँ पर फोर्स F लगाया, P को गोली मारो, F मान लो, तो इधर भी फोर्स अगर F से बढ़ेगा तभी तो ये लिक्विड कंप्रेस नहीं होगी। हाँ सर, समझ गया। बट अगर सोचिए कि दो होल्स हैं और ये F/2 डिवाइड हो जाइए, तो इधर से फोर्स ज्यादा हो गया और इधर फोर्स कम हो गया, तो कंप्रेस होगी या नहीं होगी? इन दो पॉइंट के बीच की जो लिक्विड है वो कंप्रेस होगी या नहीं होगी, सोच के देखो। होगी सर, होगी। और आप ये नहीं कर सकते, समझ गया सर, क्यों समझ नहीं कर सकते? क्योंकि लिक्विड इज इटसेल्फ इनकंप्रेसिबल, यस। ठीक है? चलिए साहब, स्टेटमेंट आपने लिख लिया होगा तो अब प्रूफ पे आते हैं। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट ये कहता है कि किसी भी पॉइंट पे अगर आप इनक्लोज्ड लिक्विड एंड इनकंप्रेसिबल लिक्विड में किसी भी पॉइंट पे अगर आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो वो जो इंक्रीज ऑफ प्रेशर है वो इक्वली ट्रांसमिट हो जाएगा टू ऑल अदर पॉइंट्स विदाउट गेटिंग डिमिनिश्ड। याद रखिए, ट्रांसमिट होगा, डिवाइड नहीं होगा, ठीक है? तो ट्रांसमिट हो जाएगा टू ऑल अदर पॉइंट्स, है ना? इसका एक और स्टेटमेंट हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर हम इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी को नेग्लेक्ट कर दें तो आप एक बात ये भी कह सकते हैं कि उस केस में फिर प्रेशर पे कोई डिफरेंस, मतलब प्रेशर एट एवरी पॉइंट इनसाइड द लिक्विड इज ऑलवेज सेम। इसको दूसरे तरीके से, दूसरा स्टेटमेंट आप ऐसे भी कह सकते हैं पास्कल्स का कि इन द एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी प्रेशर एट एवरी पॉइंट इन द लिक्विड विल बी सेम। तुम इमेजिन करो ना कि अगर किसी लिक्विड को आपने कंटेनर में रखा है और आप उसके डिफरेंट पॉइंट्स पे हो, मान लो मेरे बच्चे मेरी बात समझना कि अगर मान लो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो मुझे एक बात बताओ, प्रेशर एट ए एंड प्रेशर एट बी आर सेम और डिफरेंट? डिफरेंट। डिफरेंट ना भाई। ये वाली इसकी हाइट HA मान लेते हैं इस सरफेस से है, और इसकी हाइट हम मेरे बच्चे इसको हम HB मान लेते हैं, क्लियर? अब मुझे एक बात बताइए, HA है ये HB है, राइट? तो आप A पे जब प्रेशर लिखिएगा तो आप क्या लिखिएगा, रो GHA, और ये B पे प्रेशर लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, रो GHB। अनडाउटेडली HB इज ग्रेटर देन
HA, तो इसका मतलब है प्रेशर एट B इज ग्रेटर देन प्रेशर एट A। बट अगर सोचो कि इफ G बिकम्स इक्वल टू 0, अगर G 0 हो जाए तो ये टर्म भी 0 और ये भी टर्म 0 हो जाएगा या नहीं होगा? हाँ सर हो जाएगा। इसका मतलब हाइट के साथ कोई वेरिएशन ही नहीं आएगा। इसका मतलब है कि प्रेशर एट एवरी पॉइंट विल बी सेम और नॉट। यस तो पास्कल्स लॉ का दूसरा स्टेटमेंट ये भी है कि इन द एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी प्रेशर एट एवरी पॉइंट विल रिमेन सेम। क्लियर है? दूसरी बात, एक बात और याद रखो बिफोर वी प्रोसीड, इससे पहले कि मैं प्रूफ करूं उससे पहले एक बात और समझो कि बेटे इन द प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटी, जो हम कंसीडर कर रहे हैं, जो ग्रेविटी हम मान रहे हैं और हम प्रेशर को रोज ये लिख रहे हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटी, एक बात याद रखा कि अगर लिक्विड स्टैटिक है तो प्रेशर ओनली वेरीज विथ हाइट और डेप्थ। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रेशर हमेशा सेम रहता है। नहीं आई बात समझ में? क्या मतलब सर? मतलब जैसे अगर मान लो कि मैं इस हाइट पे एक पॉइंट यहां ले लूं, एक पॉइंट यहां ले लूं, ये ए और ये ए डैश, इसी तरह से मैं इस हाइट पे एक पॉइंट ले लूं बी, ये बी डैश, तो एक अलग बात है कि ए पर और बी पर प्रेशर की वैल्यू सेम नहीं होगी। बी पे प्रेशर ज्यादा होगा और ए पे प्रेशर कम होगा। बट जितना प्रेशर ए पे होगा वही प्रेशर ए डैश पे होगा, और जितना प्रेशर बी पे होगा वही प्रेशर बी डैश पे होगा। डिड यू अंडरस्टैंड? यस हॉरिजॉन्टल, प्रोवाइडेड कि ये Yes, लिक्विड sir. स्टैटिक है ना, प्रोवाइडेड कि ये लिक्विड स्टैटिक हो, फ्लो नहीं कर रही हो। तो याद रखिए इन स्टैटिक लिक्विड एट द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल प्रेशर इज ऑलवेज सेम। इस पॉइंट को लिख लो, नोट, NOTE, नोट, नोट में लिख लो इन अ स्टैटिक लिक्विड, नोट में लिख लो इन अ स्टैटिक लिक्विड, इन अ स्टैटिक लिक्विड in a static liquid pressure at the same horizontal level is always same. In a static liquid pressure at the same horizontal level is always same. लिख लिया? यस यस सर। अब सुनिए, अब हम पास्कल्स लॉ को प्रूव करेंगे सर। तो पास्कल्स लॉ को अपन कैसे प्रूव करेंगे? पास्कल्स लॉ का जो स्टेटमेंट है उसको हम प्रूव करेंगे कि भाई अगर किसी लिक्विड में एक पॉइंट पे आप प्रेशर को बढ़ाओगे तो प्रेशर विल इंक्रीज एट डिफरेंट पॉइंट बाय द सेम वैल्यू। ठीक है? तो आप देखिए इस प्रूफ को जरा सा ध्यान से समझिएगा। बहुत कोई खास प्रूफ नहीं है कि मतलब बहुत डिफिकल्ट टाइप नहीं है, बट थोड़ा सा है लॉजिकल जो समझना है आपको। आप ऐसा इमेजिन करिए कि इसमें ये लिक्विड है और इस लिक्विड का एक पोर्शन आप अज्यूम कर लीजिए। ठीक है, समझिएगा बेटा, ये आप पोर्शन अज्यूम कर लीजिए कुछ ट्रापीजियम टाइप्स। ये आप कोई पोर्शन आप अज्यूम कर लीजिए। ये ऐसा पोर्शन आप अज्यूम कर लीजिए। ठीक, और इस पोर्शन के मैं कुछ नाम लिख देता हूं, ए बी। ये बिल्कुल वही प्रूफ है जो एनसीईआरटी में भी गिवन है। अब देखिए आप मान लीजिए कि किसी भी इंस्टेंट पे इस सरफेस पे एक प्रेशर लग रहा है, और एक बात याद रखिएगा सर, एक और छोटा सा पॉइंट याद रखिएगा कि किसी भी लिक्विड, स्टैटिक लिक्विड में जो प्रेशर लग रहा होता है ना, किसी भी पॉइंट पर वो हमेशा परपेंडिकुलर लग रहा होता है। किसी भी सरफेस पे प्रेशर जाहिर है, अगर वैसे भी आप सोचे ना कि अगर मैं आपको ये नहीं भी बताऊं तो आपको एक बात मालूम है कि प्रेशर हम हमेशा किसका लेते हैं? फोर्स का वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो एरिया से परपेंडिकुलर हो, है ना। फोर्स का वो कंपोनेंट जो एरिया से परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय एरिया, यही तो लिखते हैं सर, याद करिए। यस सर। तो इसलिए हम हर जगह क्या दिखा रहे हैं? हम हर जगह इस फोर्स को परपेंडिकुलर दिखा रहे हैं। ऑन डिफरेंट सरफेसेस आई एम शोइंग दिस टू बी परपेंडिकुलर। ठीक है, फोर्सेस शुड बी परपेंडिकुलर टू द सरफेसेस। ठीक है भाई, विभूति सुन पा रही हैं आप? विभू, यस ये सर। विभू, वेरी गुड। अब मेरी बात सुनो,
अब सर आपको मालूम है कि दिस इज स्टैटिक लिक्विड एंड बिकॉज दिस लिक्विड इज स्टैटिक, तो इसके अंदर मैं कोई सा भी पोर्शन अज्यूम करूं दैट हैज टू बी इन इक्विलिब्रियम। भाई कोई भी लिक्विड अगर स्टैटिक है इसका मतलब है कि उसमें किसी भी पॉइंट को आप कंसीडर कर लीजिए, उस पे लगने वाले सारे नेट फोर्सेस का सम जीरो होना चाहिए, तभी तो वो स्टैटिक है। द मोमेंट फोर्सेस विल नॉट बी बैलेंस्ड, उस केस में क्या होगा, लिक्विड फ्लो करने लग जाना चाहिए। बट अगर मैं लिक्विड स्टैटिक कंसीडर कर रहा हूं, इसका मतलब है कि हर पॉइंट पे जो फोर्स लग रहा है दैट हैज टू बी बैलेंस्ड। एम आई राइट? यस सर। यस अब मेरी बात समझिएगा एक बहुत अच्छे से कि सर ये वाला एंगल मैं थोड़ी देर के लिए अगर थीटा कह लूं, तो ये वाला अगर एंगल थीटा कह लिया तो आप देखो ये जो ये फोर्स एफ बी है ना, इसको ध्यान से देखो, ये वाला फोर्स, तो ये वाला जो एंगल होगा वर्टिकल के साथ ये भी थीटा होगा सर। ये वाला जो एंगल होगा ना यहाँ पर, ये भी थीटा होगा, आप चाहो तो एंगल चेक कर लेना, ये भी एंगल थीटा होगा। तो ये वाला कितना हो जाएगा सर, दिस विल बी एफ बी कॉस थीटा एंड दिस विल बी एफ बी साइन थीटा। कौन मुझे बताएगा कि अगर मैं चाहता हूं कि ये पूरा जो ये जो ट्रापीजियम शेप्ड सरफेस है, इफ दिस हैज टू बी इन इक्विलिब्रियम, तो कौन मुझे बताएगा कि कौन सा फोर्स किसको बैलेंस करेगा? हु विल टेल मी? एफ बी कॉस थीटा को एफ हाँ, एफ बी कॉस थीटा, बहुत बढ़िया। और इसी तरह से एफ बी, बहुत बढ़िया भाई, सबको समझ में आया। देखो हॉरिजॉन्टल वाला हॉरिजॉन्टल को बैलेंस करेगा, वर्टिकल वाला वर्टिकल को करेगा। तो एफ बी साइन थीटा को हम लिख सकते हैं एफ सी के बराबर, ठीक है। और इसी तरह से एफ बी कॉस थीटा को हम एफ ए के बराबर लिख सकते हैं। पहली बात तो हमें ये समझ में यस आती है, ठीक है, ये ऐसे बैलेंस होगा। बहुत बढ़िया साहब। अच्छा एक बात सोचो कि बेटे मैं तुमसे ऐसे ही पूछ रहा हूँ, पूरा ट्रेपेजियम नहीं बना रहा, ऐसे ही मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, ये थीटा है, ये एरिया, ये जो ये सरफेस है ना, ये वाला जो सरफेस है, ये वाला सरफेस, ठीक है, ये वाला सरफेस, ये वाला, ये दिख रहा है आपको, ये वाला सरफेस, ठीक है, जिसपे फोर्स एफ बी लग रहा है, इसके एरिया को मैं ए बी कह लूं, मान लीजिए, इसके एरिया को मैं ए सी कह लूं, इसके एरिया को मैं ए कह लूं। मुझे एक बात बताओ, सोच समझ के बताना, इस एरिया को अगर मैं रिजॉल्व करूं, ये मान लो कि कोई, अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आया ना तो आप ऐसे समझिएगा कि मान लीजिए कोई वेक्टर है, अगर मैं इसको रिजॉल्व करूं तो ये एंगल थीटा है बेटे, तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा मेरे बच्चे, मेरे प्यारे। यस तो एक बात बताओ कि इस एफ बी का कंपोनेंट जिसके साथ बनता है एंगल, उस पर बनता है कॉस, तो इस एफ बी का ए बी का कंपोनेंट इस वाले का, इस पे अगर मैं लिखूं तो ए बी कॉस थीटा लिख सकता हूं, और इस यस पे मैं लिखूं तो ए बी साइन थीटा लिख सकता हूं। सोच के देखो, क्या मैं ये भी कह सकता हूं कि सर यहाँ पर जो ए बी साइन थीटा है, क्या वो ए सी के बराबर है, और जो ए बी कॉस थीटा है वो ए के बराबर है? सर जी सर। देखिए, अगर आपको कहीं पर भी यस कोई दिक्कत है तो पूछिए, ठीक है, यहां तक नोट करिए तो मैं फाइनली रिजल्ट पे आता हूँ। सर ये आपने मतलब जो ये बॉडी ले रखी है वो आपने इसमें डिप कर रखी है, कोई इमेजिनरी बॉडी ले रखी है? इमेजिनरी बॉडी है, ओके अगर ये बॉडी डिप्ड भी होती तो भी यही केस होता, बट दिस इज इमेजिनरी बॉडी दैट वी हैव टेकन इनसाइड द लिक्विड। आप इसको दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं, दिस इज द पार्ट ऑफ द लिक्विड इटसेल्फ। अच्छा आप लोग नोट करते रहें और मुझे एक बात बताएं कि देखिए आपकी क्लासेस अगर सैटरडे में रखी जाए एक और, ठीक है, तो आप कर लेंगे, और कर लेंगे तो कंफर्टेबल टाइमिंग क्या होगी आपकी? सर संडे नहीं हो सकती, सैटरडे होती है। सैटरडे संडे में बाकी किसी को दिक्कत होगी शायद। सर एक बार आप प्लीज वापस बोल लीजिए सर, मेरा नेट चले गया था। सर इसी टाइमिंग अच्छा पे कर लीजिए सैटरडे। सर मैं आपसे ये सैटरडे कह रहा हूँ, चारों अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएं, और विभूति आप भी बताएं कृपया। ऐसा ना कि मैं कोई भी टाइम दे दूं और तुम उसमें कनेक्ट ना करो, क्योंकि भाई मेरे को ये टाइम पसंद नहीं है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि आप लोगों की एक और क्लास फिजिक्स की सैटरडे और संडे में दोनों ऑप्शन आपको दे रहा हूँ, सैटरडे या संडे संडे में संडे। किस दिन कर लिया करें और कितने बजे, जो भी आपके साथ कंफर्टेबल टाइमिंग हो और कंफर्टेबल डे हो। सर संडे को 1 बजे के बाद कभी भी। संडे को 1 बजे के बाद कभी भी? जी अच्छा, सर मंजूर है। ये दो बालकों का कहना है, और भाई दो कन्याएं मतलब जानवी और विभूति, आप क्या कह रही हैं? यस सर, ओके, नो प्रॉब्लम। ओके सर। ओके, ठीक है, देख लेना कि भाई ऐसा नहीं हो कि आप संडे का टाइम तो ले लो अभी जोश जोश में, और फिर उसके बाद कभी आपको घूमने जाना हो, पता नहीं कहाँ कहाँ जाते रहते हो आप लोग। तो बाकी से पूछ लो एक बार सैटरडे का कैसा है, तो फिर सैटरडे कर देते हैं। हाँ भाई, सक्षम और क्या नाम है, सर हर्षद, सैटरडे नहीं टाइम। सैटरडे का, सर सैटरडे सैटरडे का कोई जुगाड़? नहीं, क्योंकि सर 5:30 से तो क्लासेस होती है शाम को, और 1 बजे बाद फिर टेस्ट होते हैं, लर्निंग व्यू के देने होते हैं। अच्छा टेस्ट वेस्ट भी होते हैं,
विभूति थोड़ा सा सैटरडे का मसला इन लोगों के संडे साथ है। ठीक है। संडे ठीक है, आप चाहो तो पहले थोड़ा ऑप्शन रखें या 1 बजे के बाद ही रखें? वैसे भी अगर घूमने भी ठीक है जाओगे सर, कहीं भी संडे तो जाओगे। कभी भी ठीक है। हाँ ठीक है, तो भाई तो 1 बजे के वो बाद रखा जाए। आफ्टरनून में ही रखना सर। ठीक है, तो 1 बजे के बाद रखा जाएगा, जिसकी टाइमिंग आपको एग्जैक्ट टाइमिंग आपको बता दी जाएगी। ठीक है, बट ये फिक्स है कि संडे को आपकी एक और क्लास हुआ करेगी आफ्टर 1 PM। ओके चलिए, सर। ओके, इसको नोट करिए, आगे बढ़ेंगे जल्दी। यस ठीक है, डन। अब देखो, चलो मैं 2 सरफेसेस पे प्रेशर्स लिख रहा हूं। अब लेट मी राइट द वैल्यू ऑफ प्रेशर्स। अब प्रेशर अगर मैं लिखूं तो मैं कैसे लिखूंगा? देखो सर, पहली बात, ये जो हमारा जिस पे फोर्स CFC लग रहा है, उस पर अगर हम प्रेशर लिखें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, फोर्स ऑन, इसको मैं PC नाम दे देता हूं, है ना? ठीक है, प्रेशर एट C इज इक्वल टू फोर्स ऑन C डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ C। ठीक है, तो प्रेशर एट C इज इक्वल टू फोर्स ऑफ C डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ C, और फोर्स ऑफ C को हम FB sin थीटा भी लिख सकते हैं, और एरिया ऑफ C को हम AB sin थीटा भी लिख सकते हैं। इसका मतलब हो गया कि सर इसको हम FB बाई AB लिख सकते हैं। एम आई राइट? यस सर। यस सर। सिमिलरली मेरे बच्चों, मेरे प्यारे, मेरे बेटे, फोर्स प्रेशर एट A सरफेस को हम लिख सकते हैं फोर्स एट A डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ A, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि फोर्स आपका जो A वाला है उसको आप लिख सकते हो FB टाइम्स ऑफ cos थीटा, और एरिया ऑफ A को आप लिख सकते हो एरिया B टाइम्स ऑफ cos थीटा। अगेन cos थीटा कैंसल्स आउट, FB अपॉन AB। इसका मतलब अगर आप कंप्लीटली देखो ना इस पूरी बात को, तो आपको दिखाई देगा कि ये जो FB अपॉन AB आ रहा है, इसका मतलब है कि FB अपॉन AB इज इक्वल टू प्रेशर एट B, और फिर वो दूसरा वाला भी FB अपॉन AB आ रहा है, दैट इज प्रेशर एट B, है ना? ये प्रेशर एट B। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ कि प्रेशर एट C is equal to pressure at B, also pressure at A is also equal to pressure at B। तो इसका मतलब है कि pressure of A is equal to pressure of B is equal to pressure of C होगा या नहीं होगा? जी सर होगा। यस इसका मतलब है कि किसी भी स्टैटिक लिक्विड में कोई सा भी पॉइंट आप ले लीजिए, उस पे प्रेशर की वैल्यू तो इक्वल हमेशा होनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि अगर आप एक पे जितना प्रेशर इंक्रीज करोगे, वही प्रेशर का इंक्रीज दूसरे पे भी होना चाहिए। यस सर। अगर ऐसा नहीं होगा तो या तो लिक्विड आप ये कह सकते हो कि कंप्रेस हो जाएगी, या आप ये कह सकते हो कि फ्लो करने लगेगी। भाई लिक्विड फ्लो ही करती है प्रेशर के डिफरेंस की वजह से। इट फ्लोज बिकॉज ऑफ द डिफरेंस ऑफ प्रेशर। एज लॉन्ग एज देयर इज नो प्रेशर डिफरेंस क्रिएटेड, लिक्विड विल नेवर फ्लो। ठीक है, तो इसीलिए हर्षित मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं उस बात को कि अगर आप किसी भी पॉइंट पे अगर आप प्रेशर P इंक्रीज करेंगे, तो दूसरे पॉइंट्स पे भी प्रेशर P से इंक्रीज होना पड़ेगा, ताकि प्रेशर का डिफरेंस अभी भी इक्वल रहे, और ये लिक्विड स्टैटिक थी तो स्टैटिक ही रहे। क्योंकि ये जो लॉ है वो आप कब लगाओगे? स्टैटिक के लिए। नहीं, ये बात समझ में। अगर ये लिक्विड फ्लो करने लग गई, और उस केस में अगर आप एक पॉइंट पे प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, तो फिर बाकी पॉइंट्स पे प्रेशर इक्वल अमाउंट से इंक्रीज नहीं होगा फ्लोइंग लिक्विड के केस में। बट ये स्टैटिक लिक्विड है, तभी ये एप्लीकेबल होगा। नोट करिए, आगे बढ़ेंगे। सर बट यहाँ पे कोई हाइट डिफरेंस प्रेशर है? डन सर। सर हाइट डिफरेंस है तो प्रेशर डिफरेंस क्यों नहीं है? इसका प्रेशर का डिफरेंस मैं कह रहा हूँ सर हाइट डिफरेंस है हर एक पॉइंट में, तो प्रेशर डिफरेंस क्यों नहीं है? प्रेशर का डिफरेंस क्यों नहीं है? विल कम टू दैट पार्ट लेटर ऑन। मतलब थोड़ा सा पेशेंस रख लो, तो वो उस पे भी मैं डिस्कशन करूंगा। अगर आपको याद हो, मैंने लास्ट डे जब ये स्टार्ट किया था, तो मैंने आपको एक टर्म बोला था, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। खैर आपको नहीं याद होगा, मैं वो आगे अभी कराऊंगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। ये अपना क्वेश्चन अपने साथ रखो थोड़ी देर, उसके बाद उसका क्वेश्चन का मैं आंसर दूंगा। ठीक जी है, सर। ओके।
मूविंग ऑन, तो अगर आपने ये नोट कर लिया, एक बात समझ में आ गई। अब देखो इसका ना एप्लीकेशन है, इस पास्कल्स लॉ का एप्लीकेशन है, जिसमें एक एप्लीकेशन मैं आपको बताता हूँ। दिस एप्लीकेशन इज ऑफ हाइड्रोलिक लिफ्ट। हाइड्रोलिक लिफ्ट शायद आपने देखा हो, नहीं भी देखा हो तो मैं बता दूंगा। हाइड्रोलिक लिफ्ट, देखो एक तो वो लिफ्ट होती है जो अपने बिल्डिंग में लगी हुई होती है, नहीं तो वो लिफ्ट है, वो इलेक्ट्रिक लिफ्ट है भाई, उसमें इलेक्ट्रिसिटी से वो काम कर रहा होता है। ये हाइड्रोलिक लिफ्ट जो वर्ड आया है वो हाइड्रो, समझ ही में आ रहा होगा कि लिक्विड वाली लिफ्ट है। लिक्विड का हम यूज कर रहे हैं टू लिफ्ट एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसमें वर्किंग सब्सटेंस जो है वो लिक्विड है। देखिए कैसे, आपने कई बार देखा हो, अगर अभी कभी आप सर्विस सेंटर पे गए हो, या आपने कभी सर्विस सेंटर का कोई सीन मूवी के अंदर देखा हो, कुछ इस तरह से कुछ भी, तो आपको ये दिखा होगा कि ऐसा होता है कि इधर, ये आपको नहीं दिखाई देता, बट आपने देखा होगा कि जब भी कार वार वॉश करते हैं ना, तो कार वगैरह जब सर्विस सेंटर पे वॉश होता है, तो वो वॉश करने के लिए उस कार को ऊपर उठाते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे से उस पे पानी का वो कराते हैं, मतलब वाटर इंसिडेंट कराते हैं, ताकि वो साफ सफाई हो सके उसकी। आपने कभी देखा है सर्विस सेंटर में? नहीं भी देखा है तो इस बात को समझिएगा। देखिए बेसिकली होता क्या है कि ये जो सर्विस सेंटर के अंदर लिफ्ट होती है वो हाइड्रोलिक लिफ्ट होती है बेसिकली, ठीक है। अब देखिए ये कैसे काम करता है। होता यह है कि ऑब्वियस सी बात है कि कार का वेट ज्यादा है ना। कार का वेट ज्यादा है, मान लो कि अगर 1 टन का कार है, मान लो 1000 kg की कार है, कुछ भी है, तो इसको उठाने के लिए उतना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर आप इमेजिन करो कि अगर ये कार का वेट मान लो कि 500 किलोग्राम है, मान लेते हैं, तो इसको उठाने के लिए हमें जो फोर्स लगाना पड़ेगा वो 500 इंटू जी के बराबर होगा, यानी 500 जी, यस सर। ठीक है। ये बहुत ज्यादा फोर्स है, ये इतना ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो कार उठेगा। अब लोगों ने सोचा कि एक काम करते हैं, इसमें हम लिक्विड भर देते हैं, मान लो कि वाटर भर दिया हमने, और इधर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, इधर वाले का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये मान लीजिए स्मॉल ए है, और इधर वाले का जो क्रॉस सेक्शन एरिया जिस पे कार रखा हुआ है उसको कैपिटल ए मान लीजिए, और कैपिटल ए इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ए स्मॉल ए, मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस साइड इज मोर देन दैट ऑफ दिस साइड, सॉरी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कैपिटल ए इज मच ग्रेटर देन दैट ऑफ ए स्मॉल ए। मतलब ये स्मॉल है, वाकई स्मॉल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, और ये जो कैपिटल है वो वाकई लार्जर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है जिस पे हमने कार रखा है। अब क्या करते हैं इसमें करते ही हैं कि यहाँ पर एक फोर्स एग्जर्ट करते हैं। मान लीजिए कि हमने कुछ अमाउंट ऑफ फोर्स एग्जर्ट किया, लेट दैट बी एफ। तो अगर हम फोर्स यहाँ पर एग्जर्ट करेंगे एफ, ठीक है, तो ये एफ अगर एग्जर्ट करेंगे तो एफ के कारण यहाँ पर प्रेशर कितना डेवलप होगा, तो प्रेशर डेवलप्ड एट सरफेस ए विल बी इक्वल टू एफ बाई एरिया ए। लिखूंगा या नहीं लिखूंगा? यस सर। अब ये जो प्रेशर हमने इस पॉइंट पे बढ़ाया है, अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ, ये प्रेशर इक्वली ट्रांसमिट होगा टू ऑल द अदर पॉइंट्स, है ना। ये कहीं पर डिवाइड नहीं होगा, इक्वली ट्रांसमिट होगा टू ऑल द अदर पॉइंट्स। इसका मतलब है कि यही प्रेशर यहां पर भी पहुंचेगा, यही प्रेशर यहां पर भी पहुंचेगा। समझ रहे हैं आप? यही प्रेशर जो ए है, जो आपने ए पे पॉइंट पे इंक्रीज किया है, वही प्रेशर हर पॉइंट पे इंक्रीज होगा, तो यहां पर भी प्रेशर कितना होगा, पीए बढ़ेगा, राइट है। यस अब सर। अगर प्रेशर पीए है सर, तो इस प्रेशर के कारण इस वाले सरफेस पे फोर्स कितना होगा, तो फोर्स एट कैपिटल ए अगर हम लिखें तो क्या लिखेंगे, प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय द एरिया। फोर्स एट ए को आप लिख सकते हैं स्मॉल एफ डिवाइडेड बाय ए मल्टीप्लाइड बाय एरिया। अब एक बात बताओ कि ये जो कैपिटल फोर्स है और स्मॉल वाला फोर्स है, उसमें कंपेयर करो तो आपको नहीं लगता कि फोर्स एट ए इज ग्रेटर देन दैट ऑफ एफ? सोच के देखो, क्योंकि एरिया एट ए इज ग्रेटर देन दैट ऑफ स्मॉल ए, तो ये फोर्स बहुत ज्यादा बढ़ गया या नहीं बढ़ा? तो आपको जितना वेट उठाना है उतना फोर्स लगाया आपने, या उससे कम फोर्स लगाया? तो ऑब्वियसली बहुत कम फोर्स लगाया, और आप ज्यादा उसका रिजल्ट आपको ज्यादा मिल गया या नहीं मिला? तो आप फोर्स कम लगाएंगे और इफर्ट आपको क्या मिल गया, उसका रिजल्ट आपको ज्यादा मिल गया, आउटपुट बहुत ज्यादा बढ़ गया। समझ रहे हैं आप? तो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ, और ये मतलब है इक्वली ट्रांसमिट होने का विदाउट इट गेटिंग डिमिनिश्ड। कहीं पर भी वो लॉस नहीं हुआ, तो जो हमने एक पॉइंट पे इंक्रीज किया है वही पॉइंट हर पॉइंट पे इंक्रीज हुआ है। नोट करिए।
हो गया? वेट ओके डन। ओके तो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ। एक और होता है हाइड्रोलिक ब्रेक्स भी होता है, बट उसमें सच कोई मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, वो आप खुद से भी पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। दैट इज व्हाई आई एम नॉट डिस्कसिंग दैट, बट आई हैव डिस्कस्ड द हाइड्रोलिक लिफ्ट का केस। अब इसमें कुछ और बातें मैं कर लूं, उसके बाद फिर क्वेश्चंस पे आऊंगा। तो अब नेक्स्ट एक छोटा सा पॉइंट है कि सर फोर्स का सॉरी प्रेशर का वेरिएशन या इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन प्रेशर। जो फोर्स आप प्रेशर लिखते हो ना, प्रेशर विद डेप्थ या प्रेशर विद हाइट, उसी पे फिर से दोबारा डिस्कशन अकॉर्डिंग टू बुक। एक आपको याद हो तो मैंने जब स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में ये कॉन्सेप्ट, तो उसमें मैंने सिंपल आपको मेथड बताया था कि प्रेशर कैन बी रिटन एज इक्वल टू फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड ऑन द बॉटम, ठीक है, डिवाइडेड बाय एरिया मैंने कर दिया था, तो आपको डायरेक्टली पता है कि वो प्रेशर की वैल्यू आ गई है, ठीक है। तो वो प्रेशर की वैल्यू वहां से भी आप फाइंड कर सकते हो, या फिर दूसरा तरीका जो आपके बुक्स के अंदर होता है, ठीक है, जिसको प्रेशर इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन प्रेशर के नाम से बताया जाता है, तो उस पर बात कर लेते हैं। इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन प्रेशर ऑफ लिक्विड, प्रेशर ऑफ लिक्विड, उस पर बात कर लेते हैं जल्दी से। कॉन्सेप्ट वही है, बट सिर्फ तरीका अलग है इसको ड्राइव करने का। तो देख लो, मान लो कि आप कोई ऐसी लिक्विड अज्यूम कर लें किसी कंटेनर के अंदर, कंसीडर दिस हैज टू बी योर लिक्विड, और इसके अंदर आप इमेजिन करो कि आपने कोई इमेजिनरी सरफेस ले लिया। अगेन आई एम टेकिंग द इमेजिनरी सरफेस, इट मे बी अ रियल सरफेस आल्सो, बट आई एम टेकिंग एज इमेजिनरी सरफेस। आप इमेजिन करो कि ये वाला जो ऊपर वाला सरफेस है, इट इज एट अ हाइट ऑफ h1, और ये जो नीचे वाला सरफेस है फ्रॉम द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड, वो h2 हाइट पर है, और ये जो सिलेंडर की हाइट है, लेट दैट बी h। क्लियर है? समझ में आ रही है बात? यस सर। ठीक है। अब एक बात समझो कि जब ये आप इस इमेजिनरी सिलेंडर को इसके अंदर अज्यूम करोगे, एंड बिकॉज लिक्विड इज स्टैटिक, तो लिक्विड स्टैटिक है और ये सिलेंडर, इमेजिनरी सिलेंडर इसके अंदर रुका हुआ है, रेस्ट में है, तो इस पे लगने वाले सारे फोर्सेस बैलेंस्ड होने चाहिए। आपको हाँ एक बात पहले ही पता है कि सर मैंने अभी आपसे बोला था कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सेम लेवल पे, अगर सेम लेवल पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आप देखेंगे, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वैसे ही फोर्सेस बैलेंस्ड होते हैं, ठीक है। मैंने आपसे अभी बोला था ना कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्सेस विल बी सेम और द प्रेशर विल बी सेम। प्रेशर इन अ स्टैटिक लिक्विड विल ओनली वेरी विद द हाइट और डेप्थ। तो हॉरिजॉन्टल में तो वैसे ही एक दूसरे से बैलेंस हो रहे हैं, ये वाला इससे बैलेंस हो रहा है, हर पॉइंट पे फोर्सेस बैलेंस हो रहे हैं। अब वर्टिकल डायरेक्शन में आते हैं। वर्टिकल डायरेक्शन में अगर हम देखें इस पॉइंट पे लगने वाला प्रेशर, तो इस पॉइंट पे लगने वाले प्रेशर का या फोर्स की वैल्यू को आप क्या लिखेंगे? तो इस पॉइंट पे लगने वाले फोर्स की वैल्यू को आप क्या लिखेंगे, या प्रेशर की वैल्यू को आप क्या लिखेंगे? तो आप याद करिए कि इस पॉइंट पे जो फोर्स है, दैट कैन बी रिटन एज इस पॉइंट पे प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय इस पॉइंट पे एरिया। इस पॉइंट का प्रेशर मैं P1 कह रहा हूं थोड़ी देर के लिए। डिड यू अंडरस्टैंड? हाँ सर। और उसी तरह से नीचे वाले सरफेस पे जो प्रेशर लगेगा, नीचे वाले सरफेस पे प्रेशर वो ऊपर की तरफ लगेगा। क्यों लगेगा? आई टेल यू दैट रीजन लेटर ऑन। तो इस पे आप मान लीजिए कि यहाँ पर जो प्रेशर है दैट इज इक्वल टू P2 मल्टीप्लाइड बाय ये यहाँ पर का फोर्स हो गया F1, ये यहाँ पर का फोर्स हो गया F2। क्लियर है? हाँ अब बिकॉज दिस सिलेंडर इज एट एक्सक्यूज मी रेस्ट, सर, या सर वाटर में कोई बॉडी होती है तो थ्रस्ट भी लगता है। अपवर्ड थ्रस्ट लगता है, जिसको हम बॉइंट फोर्स कहते हैं, वो थोड़ा आगे पढ़ेंगे। Yes. बिल्कुल इसी में पढ़ेंगे। और वो अपवर्ड फोर्स, नेट अपवर्ड फोर्स दैट एक्ट्स, दैट इज कॉल्ड एज अपवर्ड थ्रस्ट, या उसी का दूसरा नाम बॉइंट फोर्स है, वो पढ़ेंगे बेटा। वो लिक्विड, और वाटर नहीं बल्कि कोई भी लिक्विड, Yes. ठीक है। अब देखो इस बॉडी का अपना एक वेट भी तो होगा जो नीचे की तरफ लग रहा होगा। अब अगर ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है, बिकॉज द लिक्विड इज स्टैटिक, ये बॉडी ना तो ऊपर जा रही है ना तो नीचे जा रही है, यहीं पे रुकी हुई है, तो इफ इट इज इन इक्विलिब्रियम, तो विदाउट एनी डाउट मैं ये कह सकता हूं कि इन दोनों फोर्सेस का जो डिफरेंस है F2 माइनस ऑफ FA, दैट विल बी बैलेंसिंग दिस वेट, ठीक है।
और F2 को आप क्या लिख सकते हो, P2A माइनस ऑफ F1 को आप लिख सकते हो P1A। वेट को आप क्या लिखोगे, तो वेट ऑफ द बॉडी विल बी रिटन एज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द बॉडी multiplied by the area multiplied by the height multiplied by G. Is it clear? Please tell me. यस सर। Yes. अनडाउटेडली ये A और ये वाला A कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मतलब ये P2 माइनस ऑफ P1 इज इक्वल टू रो H मल्टीप्लाइड बाई G, यही तो हो जाएगा। Yes, sir. ठीक है, दिस इज बेसिकली द वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद द डेप्थ, कि मतलब जितना प्रेशर 1 पे था, इसका मतलब मैं ये भी कह सकता हूँ कि P2 इज इक्वल टू P1 प्लस ऑफ रो HG। हमने यही पढ़ा है कि जितना प्रेशर एक पॉइंट पे उसमें और कितना ऐड कर दो, रो GH ऐड कर दो, उतना प्रेशर दूसरे वाले पॉइंट पे हो जाएगा डेप्थ में। फिर और नीचे जाओ और H ऐड करते जाओ तो आपको प्रेशर पता चलता जाएगा। तो दिस इज द वेरिएशन ऑफ प्रेशर विथ द डेप्थ और इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन द लिक्विड प्रेशर। ठीक है, इसको नोट करो। मैं इसी में एक और चीज बताता हूँ सर इसका मतलब यही हुआ ना कि अगर हम रेशियोज लेते हैं, सपोज 2 हाइट के प्रेशर का और फिर उसके बाद 2 अलग हाइट के प्रेशर का, वो सेम नहीं आएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा। जी सर। सर ये H उस सरफेस के जो हमने लिक्विड में एज्यूम किया। जी जी, ये जो H है, अच्छा ये लिक्विड के उस सरफेस से नहीं है, मतलब ये H तो ये लिक्विड का जो ये इमेजिनरी पोर्शन हमने कंसीडर किया, सिलिंड्रिकल पोर्शन, उसकी हाइट है। हाँ, H1 और H2 के बारे में आप कह सकते हैं कि ये फ्रॉम द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड से यह हाइट लिया गया है। ओके सर। सर एक बार वाली स्टेटमेंट लिखवा दीजिए जो आप कह रहे थे कि पास्कल उसमें हम G0 मानते हैं। नहीं, पास्कल्स में हम G0 नहीं मानते हैं। मैंने उसमें ये बोला था कि पास्कल्स के अकॉर्डिंग if the effect of G is neglected then the pressure at every point of the liquid will be same. Okay. In the absence of effect gravity, the pressure inside a static liquid at every point will be same. ये नोट कर लिया हो तो आगे बात करें सर। डन सर। Yes. ठीक है, अब देखो ये वही बात है ना कि पास्कल ने जो बोला वो यही बात है कि अगर मान लो कि इसमें हम G का इफेक्ट नेग्लेक्ट कर दें, ये अभी मैंने भी बताया था, फिर से मैं दोबारा बता देता हूँ कि इसमें अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि इफ G बिकम्स इक्वल टू 0, मतलब ग्रेविटी हो ही नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो P2 माइनस P1 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है P2 P1 के बराबर ही तो होगा लिक्विड के केस में। यही पास्कल्स का स्टेटमेंट है, समझे हर्षित? Yes, ठीक है, मूविंग ऑन। अगर यही वाला इमेजिनरी सरफेस आपने जो लिक्विड के फ्री सरफेस से नीचे माना था, अगर आप इस सरफेस को बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे अज्यूम कर लीजिए कि इसका जो आपने जो इमेजिनरी सिलेंडर लिया है उसका एक सरफेस बिल्कुल लिक्विड के अपर सरफेस पे, फ्री सरफेस पे, ये वाला फ्री सरफेस पे है और ये नीचे है और ये H हाइट है। तो अब क्या होगा, अब इस पॉइंट पे ऊपर कोई प्रेशर होगा या नहीं होगा? तो याद रखिएगा कि यहाँ पर जो प्रेशर है अभी भी लग रहा है, and this pressure which acts in an open container on the free surface of the liquid is the atmospheric pressure.
कौन सा प्रेशर लगेगा सर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वहां पर। जो इसके ऊपर जो एटमॉस्फेयर है या एटमॉस्फेयर है या एयर के गैसेस हैं, जो भी है उसका जो प्रेशर है वो एक्ट कर रहा होगा। और यहाँ पर अगर मान लीजिए कि यहाँ पर पहुंच के प्रेशर P हो गया, तो हम इस केस में P माइनस ऑफ PA को फिर से लिख सकते हैं रो GH, राइट? ऐसे ही लिख सकते हैं। हाँ, प्रोवाइडेड कि दिस कंटेनर इज ओपन टू द एटमॉस्फेयर। अगर मान लीजिए कि ये कंटेनर क्लोज होगा, इफ इट इज नॉट ओपन टू द एटमॉस्फेयर फ्रॉम एनी साइड, तो फिर आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर कंसीडर नहीं करेंगे, प्रोवाइडेड के अंदर कोई गैस वैस इंट्रैप्ड नहीं हो। क्या मतलब? सर अगर मान लीजिए कि यही कंटेनर ऐसा होता कि ऊपर से भी बंद है और इसके अंदर लिक्विड ले लिया हमने, तो क्या अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम कंसीडर करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि भाई ये बंद है ना, अब इस पे गैस मतलब लिक्विड पे थोड़ी ना उसका प्रेशर लग रहा है डायरेक्टली, तो इसलिए हम कंसीडर नहीं करेंगे। वो कंटेनर पे लग रहा है, उससे हमें क्या मतलब है? लिक्विड पे तो नहीं लग रहा ना। ठीक है, तो खैर इफ अ कंटेनर इज ओपन टू द एटमॉस्फेयर, तो जो ऊपर फ्री सरफेस पे प्रेशर जो लगता है दैट इज ऑलवेज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज ऑलवेज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। खैर, तो ये जो टर्म है ना P माइनस PA विच इज एग्जैक्टली इक्वल टू रो GH, इसको हम एक और नाम देते हैं, इसको हम गॉज प्रेशर भी कहते हैं। कौन सा प्रेशर? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज गॉज प्रेशर। कौन सा प्रेशर कहलाता है? P माइनस PA, बस एक नाम है सर, गॉज प्रेशर। इसको हम गॉज प्रेशर कहते हैं, है ना। और यहाँ पर जो ये P है, P इज इक्वल टू PA प्लस ऑफ रो GH, इसको इस P को हम एब्सोल्यूट प्रेशर भी का नाम देते हैं, एब्सोल्यूट प्रेशर। ठीक है, तो दिस P is called as absolute pressure और P minus of PA is called as gauge pressure. This is the two terms which you must remember, क्योंकि आपको ये terms यूज हो जाते हैं, तो आप बस इसको याद रखिएगा। वैसे कहानी तो वही है कि आप अल्टीमेटली प्रेशर ही निकाल रहे हो और कुछ तो नहीं कर रहे हो। सर इससे पहले वाले एग्जांपल में जो हमने कंटेनर को पानी के पीछे भी रखा था, तो उस टाइम पे हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर कंसीडर इसलिए नहीं किया क्योंकि नहीं, हाँ, क्योंकि नेट हमने अज्यूम कर लिया ना, वो उसमें मतलब जो P1 हमने लिखा, उसमें P1 में एटमॉस्फेरिक प्लस जो प्रेशर ड्यू टू द हाइट ऑफ H1 है, वो दोनों सम लिया मैंने। ओके ओके सर, ठीक है, बट याद रखो कि इफ एनीथिंग इज ओपन टू द एटमॉस्फेयर, तो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो वहां होगा ही। मतलब अल्टीमेटली कहने का मतलब वहां पे भी वही है कि अगर आपने यहाँ पर किसी ऑब्जेक्ट को अज्यूम करा है और यहाँ पर लिक्विड है, तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस ये जो इसके ऊपर लिक्विड है उसका भी प्रेशर होगा वहां पर। ठीक है, बहुत बढ़िया साहब। अब इसमें एक छोटा सा पॉइंट सुनिए, आपके कंफ्यूजन्स दूर हो शायद। देखिए, इसमें एक और चीज याद रखिएगा, लिक्विड के प्रेशर विद जो डेप्थ या विद हाइट या इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी जो हमने अज्यूम करा है लिक्विड के प्रेशर पे, उस पे एक बात समझिएगा कि मान लीजिए कि सर मैं आपसे कहूं कि ये कोई कंटेनर है और ये कंटेनर ऐसे रखा हुआ है, इसका शेप ऐसा है। आई होप आपको शेप समझ में आ रहा हो, ऐसा जो नॉर्मली आपके बकेट का शेप होता है। एक है जो ऐसा शेप है, बिल्कुल सिलेंड्रिकल। दूसरा है कि ऐसा शेप है, ऊपर से कम नीचे से ज्यादा, ऐसा शेप है। तीन अलग अलग तरह के शेप है, बट तीनों में जो लिक्विड का हाइट है वो सेम है। तीनों में लिक्विड का हाइट सेम है, तीनों में लिक्विड का हाइट सेम है। मतलब तीनों में लिक्विड की हाइट h है, यहाँ भी h, यहाँ भी h, तीनों में लिक्विड की हाइट सेम है। एट एवरी पॉइंट इट इज h। अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि सर प्रेशर का क्या होगा, व्हाट विल बी द प्रेशर एट दिस पॉइंट ड्यू टू ऑल दीज थ्री लिक्विड्स, अब अगर आप प्रेशर मेजर करेंगे प्रैक्टिकली, ठीक है, तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि तीनों का केस में जो प्रेशर है उसकी वैल्यू सेम आएगी। तीनों के केस में जो प्रेशर है उसकी वैल्यू क्या आएगी? सेम आएगी। प्रेशर इन ऑल द थ्री केसेस विल बी सेम, ऑल्दो द शेप ऑफ द कंटेनर इज नॉट सेम बट द प्रेशर विल बी सेम। क्या मतलब इसका मैं अभी समझाऊंगा। इसी चीज को हम कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। ये जो कहानी है ना, इसको हम कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर आपके लिक्विड की हाइट सेम है तो उसका चाहे शेप जो भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, as long as the height of the liquid is same, pressure will be same, because pressure due to the liquid only depends on its height and not its shape. नहीं आई बात समझ में? मतलब इस पॉइंट पे भी प्रेशर अगर आप लिखेंगे तो रो GH, as long as the liquid is same, तीनों में सेम लिक्विड हमने बढ़ा है, तो ये भी रो GH और ये भी रो GH। ये पॉइंट क्लियर हुआ? हाँ ना बोलना पड़ेगा, पहले ये बता। बट एक बात समझो, प्रेशर, हैविंग सेड दैट कि प्रेशर विल बी सेम, इसका ये मतलब नहीं है कि सर इन तीनों में जो फोर्स लग रहा होगा जो लिक्विड पर वो सेम होगा। फोर्स सेम नहीं होगा बट प्रेशर सेम होगा सर।
क्या मतलब सर, क्या बोले, हमें कुछ भी नहीं समझ आया। इस बात को समझने के लिए आप ऐसे समझो, पहले वाला केस में अगर कंसीडर करूं तो पहले वाले केस को देखो, अगर आप इसके वॉल्स को देखो ना, पहले वाले का वॉल, तो ये वॉल ऐसा है, तो इस पे जो प्रेशर लग रहा होगा, अगर आप ध्यान से देखें तो प्रेशर ऐसे लग रहा होगा परपेंडिकुलर। तो अगर इसको फोर्स के टर्म्स में हम देखें तो इसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं या नहीं बेटे? यस कर सकते हैं, बहुत बढ़िया। इधर अगर देखें तो ये प्लेनर वॉल है, तो इस पे अगर हम देखेंगे तो सीधा सीधा फोर्स लग रहा होगा, इस तरह से लग रहा होगा, ठीक है, परपेंडिकुलर डायरेक्टली। इसमें कोई रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं इसको देखूं, इसको, तो इसमें मैं क्या कहूंगा कि इसका जो फोर्स है, नेट फोर्स, वो ऐसे लग रहा होगा। तो अगर आप इसको रिजॉल्व करेंगे तो ऐसे होगा और ऐसे होगा। समझ रहे हैं आप? रिजोल्यूशन आपको समझ में आ रहा है? मतलब तीनों केस में जो लिक्विड पे फोर्स लग रहा है वो सेम नहीं है, बट प्रेशर सेम है। अब क्वेश्चन अराइजेस, फोर्स सेम नहीं है तो प्रेशर कैसे सेम हुआ, और किस में ज्यादा होगा फोर्स? कोई बता सकता है? जिसमें एरिया लोएस्ट होगा उसमें फोर्स ज्यादा होगा, और जिसमें एरिया सबसे ज्यादा होगा उसमें फोर्स ज्यादा। और कोई सक्षम? रेक्टेंगल में सर सर बीच वाले में होना चाहिए। देखो, हमेशा इस बात को याद रखो कि सबसे ज्यादा जो होगा नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, अगर हम फोर्स को देखें तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स होगा वो सबसे ज्यादा केस होगा वर्टिकल कंपोनेंट तीसरे वाले में। मतलब अगर मैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट की बात करूं, दिस इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दिस इज वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। तो देखो इसका शेप अलग अलग है ना, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट में अगर हम बात करें तो यहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट अपने आप को इंक्रीज करेगा, ठीक है। वर्टिकल कंपोनेंट क्या करेगा, अपने आप को इंक्रीज करेगा, ताकि इस पॉइंट पे सेम प्रेशर एग्जर्ट कर सके। यहाँ पर कोई वर्टिकल कंपोनेंट नहीं है, तो यहाँ पर कोई वर्टिकल कंपोनेंट है ही नहीं, ठीक है, कोई वर्टिकल कंपोनेंट लग ही नहीं रहा है। तो इसमें तो सिर्फ और सिर्फ सीधा सीधा रो जी एच, जो एक फोर्स लग रहा है बस उसी का कंपोनेंट आएगा। मतलब यहाँ पर एक बात समझ, एक तो ऐसे समझ, अगर तुझे ऐसे समझना तो ऐसे समझ, वेट, सुनना मेरी बात, अगर तुम्हें कंफ्यूजन हो तो इस बात को ऐसे समझो, वेट ऑफ द लिक्विड प्लस ये जो सरफेस कांटेक्ट में है लिक्विड के साथ, वो भी फोर्स जो लगा रहा है कांटेक्ट वाला फोर्स, उसका भी वर्टिकल कंपोनेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो मैं नहीं आया। यस आ गया। मेरी बात समझो, एक तो लिक्विड का फोर्स कौन सा लग रहा है, वेट लग रहा है, मानते हो? साथ साथ अगर कोई दो चीज कांटेक्ट में होती है तो फोर्स लगाती है ना सर, यस सर। ठीक है। तो इसमें जो वर्टिकल कंपोनेंट वाला फोर्स है वो नीचे लग रहा है, तो एक तो वेट लग रहा है इसमें, वेट, और दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट। तो सबसे ज्यादा फोर्स कौन लगा रहा है? ये वाला लगा रहा है। लिक्विड पे सबसे ज्यादा कौन फोर्स लगा रहा है? ये वाला लगा रहा है। इस वाले केस में अगर आप देखेंगे तो इस वाले केस में कोई वर्टिकल कंपोनेंट नहीं है, तो सिर्फ वेट लग रहा है। और इस वाले कंपोनेंट में, इस वाले केस में अगर आप देखेंगे तो इस वाले केस में कौन फोर्स लगा रहा है? तो इस वाले केस में आप ये कह सकते हैं कि वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर लग रहा है और वेट नीचे लग रहा है। अब मुझे बताओ सबसे ज्यादा किस में लगा फोर्स ऑन द लिक्विड? राइट वाले में सर। सबसे ज्यादा थर्ड वाले में लगा, है ना, सबसे ज्यादा थर्ड वाले में लगा। उसके बाद किस में लगा? सेकंड वाले में लगा। उसके बाद किस में लगा? फर्स्ट वाले में लगा, क्योंकि फर्स्ट वाले में mg में से भी सबट्रैक्ट हो रहा है। यस सर। सर ये फर्स्ट और थर्ड हाँ। में फोर्स की डायरेक्शन आपने अवे फ्रॉम द वॉल के लिए टुवर्ड्स द वॉल की लिए। नहीं, वो जो लिक्विड पे फोर्स लग रहा है। ओके, अच्छा, लिक्विड पे। हाँ तो फिर सेकंड वाले में उल्टा करा करना। हाँ, मतलब लिक्विड पे जो फोर्स लग रहा है तो इसका रिएक्शन लेना पड़ेगा आपको, तो रिएक्शन ऐसे ले लीजिए, ठीक है। एक्शन लिक्विड करेगा तो रिएक्शन इस पे लगेगा, दिस इज द फोर्स। सर हम इसे एरिया से क्यों निकाल सकते हैं? F इक्वल्स P बाय, ये प्रेशर सेम है एरिया और कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है बेटे, हर पॉइंट पे एरिया चेंज हो रहा है, देखो। हाँ सर समझ गया सर। तो एरिया है ना, एरिया अगर कांस्टेंट होता तो प्रेशर हम किसी भी पॉइंट पे निकालेंगे सेम आएगा, बट यहाँ पर हर पॉइंट पे एरिया चेंज हो रही है, तो एरिया कैसे चेंज हो रही है वो तो हमें नहीं पता ना, हमें तो सिर्फ एक डायग्राम गिवन। और ये अपने आप में क्वेश्चन है सर, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये मतलब जेई तक के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि भाई बच्चा क्या करता है मैं बताता हूँ। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है, इसमें कहेंगे, ये नहीं पूछेंगे कि प्रेशर तीनों में सेम है, क्योंकि बच्चे को पता होता है कि हाइट सेम है तो प्रेशर सेम होगा। इसी को हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स कहते हैं, तो कोई भी बच्चा ये जानता है, ठीक है, जो भी थोड़ा जिसने पढ़ा है। तो वो ऐसे पूछते हैं कि इन विच केस द फोर्स एक्टिंग, ठीक है, इन ऑन द लिक्विड विल बी मैक्सिमम, लिक्विड पे लगने वाला फोर्स किस केस में सबसे ज्यादा होगा, ऐसे पूछ लेंगे। अब बच्चा कंफ्यूजन
क्या क्रिएट करता है कि साहब प्रेशर तीनों में सेम है तो फोर्स भी सेम होगा। नहीं आ रही बात समझ में? प्रेशर तीनों में सेम है तो फोर्स भी सेम होगा। बच्चा ये गलती करता है और ये ऐसे इक्वल लगा देगा, एक ऑप्शन इक्वल का भी दे देंगे वो। बट ऐसा नहीं है। आप इस बात को समझें कि लिक्विड के केस में, इस वाले केस में जो प्रेशर फोर्स लग रहा है कॉन्टैक्ट के कारण, उसका कोई कंपोनेंट वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं है। बट इस तरह के शेप्स के लिए वर्टिकल डायरेक्शन में भी फोर्स होता है, और वही रिस्पॉन्सिबल होता है तीनों केस के प्रेशर को इक्वलाइज करने के लिए। समझ रहे हैं आप मेरी बात? यस सर। क्योंकि मैं आपको एक लॉजिक बताता हूँ, एक बच्चे का सवाल। बच्चा ये कहता है, थोड़ा अगर आप टाइम दे तो, वैसे भी एक क्लास बढ़ा ही दी है मैंने, तो थोड़ी बात कर सकता हूँ। बच्चा ये कहता है कि सर एक बात बताइए, यहाँ से तो ये पूरा ठीक है, ऊपर से लेके नीचे तक लिक्विड का एरिया सेम है, तो प्रेशर सेम है। बट ये हाइट जो एच है, वो तो ये इस वाले की हाइट एच है ना। अगर मैं इस लिक्विड की देखूं तो ये हाइट तो अलग है सर, ये वाली तो हाइट अलग है और इसका एरिया अलग है, तो फिर प्रेशर कैसे सेम हो गया दोनों केस का? नहीं, यही बात समझो। तो मेरी बात समझो, सुनना, मैं डाउट बताता हूँ। ये नोट कर चुके थे, मैंने इरेज कर दिया है। यस सर। ठीक है, मैं अपना डाउट बताता हूँ भाई, मेरा डाउट है। हर्षित, मेरा डाउट क्लियर करो। हाँ भाई सर। इस वाले में तो हमें सर समझ में आ रहा है कि इस वाले में ठीक है, सबका एरिया सेम है तो हर पॉइंट पे प्रेशर सेम है। बट अगर इस वाले को हम देखें, तो इस वाले को अगर हम देखें तो यहाँ पर एरिया सबसे कम है, तो यहाँ पर तो प्रेशर सबसे कम हुआ, यहाँ पर प्रेशर उससे ज्यादा हुआ, यहाँ पर प्रेशर उससे ज्यादा हुआ। तो ये तो शेप अलग हो रहा है ना हर पॉइंट पे, तो फिर यहाँ का टोटल प्रेशर और यहाँ का टोटल प्रेशर कैसे सेम हो सकता है? कौन सेम करेगा? कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? यहां पर देखो तो कोई कॉन्टैक्ट फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं है, बट यहां पर क्या लग रहा है? कॉन्टैक्ट फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में एक कंपोनेंट लग रहा है, और वो कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है इस वाले पार्ट के प्रेशर और इस वाले पार्ट के प्रेशर को सेम करने के लिए। नहीं आया? आया सर, आया। ठीक है, इसीलिए आपसे मैंने कहा कि फोर्स हर पॉइंट पे, मतलब हर केस में सेम डिफरेंट होगा, बट प्रेशर सेम होगा। मैं आपसे कहता हूँ इंस्टेड, अगर ऐसा नहीं, मैं आपसे कहता हूँ कि ऐसा कंटेनर, मेरा मन हुआ ऐसी ट्यूब बना दूं, ऐसी ट्यूब, और मैं आपसे कहूँ सर ये ऐसी ट्यूब है और इसमें लिक्विड मैंने एच हाइट तक भर दिया, तो भी मैं कहूंगा प्रेशर सेम। इसका मतलब है लिक्विड के प्रेशर को शेप से कोई मतलब नहीं है, लिक्विड को प्रेशर को सिर्फ हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम से मतलब है। ठीक है, और कौन सी हाइट? वर्टिकल हाइट। समझना इस बात को। जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लूं, ऐसे ही मेरा मन हुआ, क्वेश्चन दिमाग में आ गया, मैं पूछ लेता हूं। मैंने बोला कि साहब ये कोई ट्यूब है, सुनिएगा मेरी बात, ये कोई ट्यूब है और इसमें हमने लिक्विड खुपच 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 ऐसे भर दिया है, और ये लिक्विड की हाइट एच है। ठीक है, और ये वाला एंगल थीटा है। बताओ लिक्विड का प्रेशर, प्रेशर इस पॉइंट पे बताओ कितना होगा? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ प्रेशर एट द लोएस्ट पॉइंट? कितना होगा बताइए? ब्रो जी एच। अब यही गलती करके फिर मैंने क्या बोला? प्रेशर ऑफ द लिक्विड डिपेंड्स ऑन द वर्टिकल हाइट। क्या ये जो हमारी जो ये हाइट हम ले रहे हैं, ये वर्टिकल है? नो। नहीं समझे ना तुम हर्षित? ये वाली जो हाइट ऑफ द लिक्विड है, ये अगर मैं ऐसे कर दूं, अगर ट्यूब को ऐसे बना दूं, सुनना, इन दोनों बातों में फर्क है या नहीं है? कि ट्यूब अगर मैं ऐसे बनाऊं, एच हाइट की ट्यूब, और ट्यूब ऐसे बनाऊं सेम हाइट की, तो दोनों में कोई डिफरेंस दिखाई दे रहा है हर्षित? हाँ सर, समझ गया, समझ गया सर। ये समझ गए? तो इसका मतलब है कि विच हाइट शुड वी कंसीडर? तो वी शुड एच कंसीडर साइन ऑलवेज दिस थीटा, वर्टिकल हाइट। एच साइन थीटा। ये वाला होगा एच साइन थीटा, ये हाइट। इसका मतलब हम प्रेशर जब लिखेंगे तो रो जी एच साइन थीटा लिखेंगे। इसका मतलब यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग, कि हमेशा प्रेशर डिपेंड करता है हाइट ऑफ द लिक्विड पे, और हाइट का मतलब वर्टिकल हाइट की बात हो रही है, इंक्लाइन इंक्लाइन की बात नहीं हो रही है। ठीक है, और डजेंट मैटर कि व्हाट इज द शेप ऑफ द कंटेनर या शेप ऑफ द लिक्विड, as long as the height of the liquid column in every container is same, the pressure will also be same, which is also known as hydrostatic paradox। चाहे लिक्विड कोई सी भी हो। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। इस एक मार्क के ऑब्जेक्टिव को नोट करो, तो आगे बात करता हूँ। सर लेकिन जो आपने वो ट्रापेजियम जैसा डायग्राम बनाया था, आपने कहा था कि उसमें ए सी, ए बी और बी सी सर्विस में तीनों में प्रेशर सेम लगेगा, पर वो तीनों डिफरेंट हाइट्स पे थे। अब समझ में आएगा क्यों डिफरेंट हाइट में कहाँ थी?
सर वो डिफरेंट है। हाँ बोलो। तो डिफरेंट हाइट पे नहीं, वो सरफेस जो आपने कंसीडर किया उस डिफरेंट हाइट पे थी, ऐसे आपने ये सरफेस कंसीडर किया, यही बोला था ना आपने। यस तो अगर सर। आपने एक सरफेस कंसीडर किया इस तरह से, तो इस पे जो प्रेशर लग रहा है और इस पे जो प्रेशर लग रहा है ये ऑब्वियसली नीचे है, और ये वाला ऐसे है, ठीक है। तो अगर तू इसके पॉइंट्स को देखोगे, इस वाले सरफेस का हर पॉइंट देखो, ये यहाँ से चलो, और आप हाइट अगर यहाँ से मेजर कर रहे हो तो यहाँ तक नीचे आते आते आप सेम हाइट पे पहुंच रहे हो या नहीं? यस सर। ठीक है, सेम डेप्थ पे आ रहे हो, यहाँ से भी नीचे आओगे तो सेम डेप्थ पे आ रहे हो नीचे, और इस पे भी हर पॉइंट पे सेम डेप्थ पे हो। हाँ सर। हो, अब एक बात सोचो, ये जो प्रेशर लग रहा है वो ऐसे लग रहा है, तो ये अपने आप को इस तरह से एडजस्ट करता है, या फोर्स ऐसे लग रहा है तो ये अपने आप को इस तरह से एडजस्ट करेगा, ये वाला फोर्स, ताकि इस पे लगने वाला प्रेशर और इस पे लगने वाला प्रेशर इक्वल रहे। किसके इक्वल? इस वाले के इक्वल। नहीं समझे? सर हाइट तो फिर भी डिफरेंट है ना। हाइट डिफरेंट है, बट फोर्स का कंपोनेंट चेंज कर गया ना अपने आप को। एडजस्ट कौन कर रहा है? फोर्स का कंपोनेंट। जैसे ये कंटेनर है और इसके अंदर आपने लिक्विड ऐसे भरा, ये कंटेनर, इसके अंदर आपने लिक्विड ऐसे भरा, ऐसे भर दिया लिक्विड, तो यहाँ पर ये लिक्विड पे एक एक्स्ट्रा फोर्स का कंपोनेंट लग गया ना, ताकि जी वो सर। प्रेशर को बैलेंस कर सके। वैसे ही सर यहाँ पर भी जो ये फोर्स लग रहा है वो सीधा सीधा नहीं लग रहा, वो एंगल पे लग रहा है, ताकि वो किसको बैलेंस कर सके? प्रेशर को बैलेंस कर सके। क्यों बैलेंस कर सके? बिकॉज लिक्विड स्टैटिक है। ओके ओके सर। समझ गए सर? आगे बात Yes. करते हैं, थोड़ी सी और बात कर लेते हैं, इससे पहले कि हम क्वेश्चन करें थोड़ी और बात, प्रेशर का पूरा कॉन्सेप्ट ही निपटा देता हूँ आज। ठीक है, आप देखिए, एक तो बात हमें समझ में आ गई कि सर प्रेशर का वेरिएशन एच के साथ हमें पता है। अगर हम नीचे जा रहे होंगे तो एच मतलब प्रेशर में रो जी एच के साथ प्लस साइन लगाएंगे आप, अगर आप ऊपर जा रहे होंगे तो प्रेशर में रो जी एच के साथ माइनस साइन लगाएंगे। इस बात को समझिए। अब इसी में कुछ और बातें मैं कर लेता हूँ, पहले प्रेशर पे सारी थ्योरेटिकल पॉइंट्स पे डिस्कशन कर लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं क्वेश्चन खेलना शुरू करूंगा, ठीक है। अच्छा, एक बात और याद रखो, मैं तुम्हें प्रेशर के साथ एक और चीज बता दूं, उसके बाद फिर मैं मरकरी बैरोमीटर पे आऊंगा कि प्रेशर हम मेजर कैसे करते हैं, तो खैर। बट उससे पहले मैं एक बात और आपसे पूछना चाहता हूँ कि मान लीजिए कि ये कोई कंटेनर है, ये कोई कंटेनर है, ठीक है, और इस कंटेनर में आपने लिक्विड भर दिया। मान लीजिए ये लिक्विड भर दिया, और इस लिक्विड की हाइट h है, इस लिक्विड की हाइट h है, लिक्विड की डेंसिटी रो है, कंटेनर का जो एरिया है, एरिया इज इक्वल टू a, और इस कंटेनर को आप ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करा रहे हो विद एन एक्सेलरेशन। इस पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा? कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द प्रेशर एट दिस पॉइंट? और इसी तरह से अगर मान लीजिए कि दूसरा कंटेनर है, दूसरा कंटेनर है, और इस कंटेनर को आप नीचे एक्सेलरेट करा रहे हो, इसमें भी लिक्विड की अप टू हाइट h तक भरी हुई है, h हाइट तक लिक्विड भरी हुई है, ठीक है, ये h हाइट है, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड रो है, तो इस पॉइंट पे प्रेशर की वैल्यू क्या होगी? तो प्रेशर की वैल्यू इस पॉइंट पे कितनी होगी, और प्रेशर इसमें कितना होगा? अगर सेम लिक्विड, सब कुछ सेम, एरिया यहाँ पर भी a। अब मैं आपको समझाऊं, मैंने आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या सिखाया था लास्ट क्लास में, आज नहीं, लास्ट क्लास, तो मैंने आपको आज भी मैंने वो रिपीट किया वो कॉन्सेप्ट। वैसे तो मैंने आपको ये सिखाया था कि भाई ये देख लो कि कितना फोर्स लग रहा होगा बॉटम पे, ठीक है। तो आप मुझे कोई बता सकता है कि व्हाट विल बी द फोर्सेस एक्टिंग एट दिस बॉटम? तो एक फोर्स कौन सा होगा? एक वेट होगा। वेट, बिल्कुल सही बात। Yes. एक याद करो, क्या आप लोगों को स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट याद है थोड़ा सा? हाँ सर याद है। Yes. ठीक है, स्यूडो फोर्स में आप सोचो, इमेजिन करो कि अगर मैं इस लिक्विड के सरफेस पे बैठ जाऊं, सोच के देखो, तो मैं कैसा ऑब्जर्वर हूं? मैं एक्सेलरेट कर रहा हूं या मैं एक्सेलरेट नहीं कर रहा हूं? मैं इनर्शियल हूं या नॉन इनर्शियल हूं? नॉन नहीं इनर्शियल। नहीं, नॉन इनर्शियल। एक्सेलरेटेड हो ना, तो एक्सेलरेटेड का मतलब नॉन इनर्शियल, एक्सेलरेटेड का मतलब नॉन इनर्शियल, मतलब मेरे लिए न्यूटन का लॉ वैलिड नहीं है। तो इसका मतलब है मेरे को रियल फोर्स के साथ साथ स्यूडो भी लगाना पड़ेगा, और स्यूडो की डायरेक्शन हमेशा किधर होगी? तो ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम। क्या मतलब हुआ? ये देखो, एक तो यहाँ पर हो गया वेट, वेट की वैल्यू हो जाएगी m इंटू जी, दैट इज इक्वल टू m का मतलब डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय h मल्टीप्लाइड बाय a मल्टीप्लाइड बाय g। ये तो एक फोर्स हो गया। दूसरा, दूसरा हम स्यूडो फोर्स लिखेंगे। स्यूडो फोर्स का फॉर्मूला होगा m इंटू a, मास ऑफ द बॉडी बीइंग ऑब्जर्व्ड मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किधर लेना है? तो ऑपोजिट। किसके ऑपोजिट? एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम के ऑपोजिट। तो यहाँ पर मास लिखेगा, मास कैसे लिखेगा? डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम a इंटू h इंटू स्मॉल a। अरे हाँ ना बोलो। तो Yes, एफ नेट जो नीचे फोर्स लग रहा है सर, एक बात सोचे आप कि नीचे जो फोर्स लग रहा है वो इन दोनों का सम है, और इन दोनों का सम है, तो रो जी एच कॉमन ले सकते हैं आप, रो जी एच नहीं बल्कि रो ए एच कॉमन ले सकते हैं आप, रो ए एच
और क्या कॉमन ले सकते हैं? और कुछ कॉमन ले सकते हैं? जी भी कॉमन ले सकते हैं? नहीं, नो सर, रो एच कॉमन ले सकते हैं और ये क्या आ जाएगा? जी प्लस ए। क्लियर है सर? तो यस प्रेशर की वैल्यू अगर हम लिखें तो प्रेशर बराबर फोर्स बाई एरिया, एफ डिवाइडेड बाई एरिया। एरिया से एरिया कैंसिल हो जाएगा। देखो रो इंटू एच इंटू जी प्लस ए होगा क्या प्रेशर? ये आएगा सर प्रेशर। नहीं आया। आया सर। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर बात करें तो ये वाला क्या होगा? वेट, और ये क्या होगा? स्यूडो फोर्स। मतलब यहाँ पर दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई। तो नेट फोर्स क्या होगा सर? नेट फोर्स होगा रो ए एच जी minus of rho a h multiplied by a. This will be your net force. तो यहाँ पर प्रेशर कितना लिखेंगे आप? यहाँ पर प्रेशर फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, तो एरिया से एरिया कैंसिल हो जाएगा, रो एच कॉमन निकाल लेंगे आप, मल्टीप्लाइड बाय जी माइनस ऑफ ए। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ प्रेशर। तो अगर कोई कंटेनर ऊपर एक्सेलरेट कर रहा हो या कोई कंटेनर नीचे एक्सेलरेट कर रहा हो तो प्रेशर ऐसे लिखा जाएगा। इसका मतलब है बेसिक सा नॉलेज प्रेशर का ये याद रखो, प्रेशर का बेसिक सा नॉलेज, बेसिक सा कॉन्सेप्ट ये याद रखो, कितना नेट फोर्स लग रहा है बॉटम पर, वो नेट फोर्स निकालो और एरिया से डिवाइड कर दो। सिंपल सा ये काम करना है। जी ये समझ गया। नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। डन। ओके, मूविंग ऑन। एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लिखिए, मरकरी बैरोमीटर। इस एक्सपेरिमेंट का नाम, ये बिल्कुल आसान सा एक्सपेरिमेंट है, इस एक्सपेरिमेंट का नाम टॉरिसेलीज एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट इज टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दिस एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एज टॉरिसेलीज एक्सपेरिमेंट। ठीक है, मरकरी बैरोमीटर, बैरोमीटर का मतलब आपको पता ही है। बैरोमीटर का मतलब क्या होता है? ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट विच मेजर्स प्रेशर, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज बैरोमीटर। और ये जो बैरोमीटर है दैट इज मरकरी बैरोमीटर। मरकरी बैरोमीटर का मतलब है कि यहाँ पर वी विल बी यूजिंग मरकरी टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब टॉरिसेली साहब ने ये एक्सपेरिमेंट किया। अब ये एक्सपेरिमेंट कैसे किया इस बात को समझिए। ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए ही टूक अ कंटेनर जिसमें उसने मरकरी फिल कर दिया। यहाँ पर भी मरकरी है, या फिल नहीं भी किया तो ऐसे समझिए कि मरकरी डाला कंटेनर में। ये कंटेनर है जिसमें मरकरी भर दिया उसने। ठीक है, और यहाँ पर उसने ही टूक अ ट्यूब। ठीक है, ये ही टूक अ ट्यूब और इस ट्यूब को कंप्लीटली फिल किया। ट्यूब पे इस बात को याद रखिएगा कि ट्यूब को he filled it completely with the mercury, filled completely with the mercury, ताकि थोड़ा सा भी वैक्यूम या एयर इसमें नहीं हो। it was filled completely with the mercury, क्योंकि अगर थोड़ा भी वैक्यूम आ जाएगा तो इसका मतलब है कि प्रेशर का मेजरमेंट नहीं होगा, क्योंकि वहां पर वैक्यूम आ गया। ठीक है, या अगर एयर आ जाएगा तो इसका मतलब है कि मरकरी के प्रेशर के साथ साथ एयर का प्रेशर भी इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए इसको याद रखिए कि पूरा कंप्लीटली फिल्ड है, सच दैट देयर इज नो वैक्यूम, देयर इज नो एयर पार्टिकल और मॉलिक्यूल इनसाइड और entrapped इनसाइड दिस ट्यूब। क्लियर हो गई बात? अब उसने क्या किया, ही क्लोज्ड दिस ओपनिंग ऑफ द ट्यूब विद द थंब। ऐसा समझो कि उसने यहाँ पर थंब लगा दिया, अंगूठा लगा के इसको ऐसा बंद किया और लाके ही प्लेस्ड दिस ट्यूब, है ना, he placed this tube inside this mercury। ठीक है, उसने कहाँ रख दिया इसको?
लाके कहाँ रख दिया, मरकरी के अंदर, उसी ट्यूब को, ये बात समझ लीजिएगा, उसी ट्यूब को इसने मरकरी के लाके अंदर रख दिया। क्लियर है? कितने भी हाइट पे रखो उससे फर्क नहीं पड़ता, मरकरी के अंदर रखा। तो अब उसने क्या ऑब्जर्व किया, इस बात को देखिए, उसने ये ऑब्जर्व किया कि इस ट्यूब में पूरा मरकरी फिल्ड था। जैसे ही उसने इसके अंदर रखा, कुछ मरकरी इसका नीचे आया, कुछ मरकरी जो फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड है उसके रेस्पेक्ट में आप ये देखेंगे तो ऊपर से कुछ मरकरी नीचे आया, और तब तक नीचे आया जब तक मरकरी इनसाइड द ट्यूब ओवर द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड की हाइट 76 सेंटीमीटर नहीं हो गई। नहीं आई बात समझ में? यहां तक नहीं आया। जैसे ही ट्यूब को उसने इन्वर्ट करके इसमें रखा, ही ऑब्जर्व्ड दैट कि कुछ मरकरी नीचे आया, और तब तक नीचे आया जब तक मरकरी की हाइट इनसाइड दिस ट्यूब डिडंट बिकम 76 सेंटीमीटर विद रिस्पेक्ट टू द फ्री सरफेस। इज इट क्लियर? टेल मी यस और नो। सर वो कंटेनर में क्या है? कंटेनर के अंदर भी मरकरी है, यहाँ भी मरकरी है, इसके अंदर भी मरकरी है, दोनों ही में मरकरी है, वाटर नहीं है सर भाई। एक वो सर अगर वो वाटर और ट्यूब मरकरी सॉल्युबल नहीं होंगे। हाँ बोलो। सर अगर पूरी ट्यूब फिल्ड है तो वो मरकरी नीचे कैसे आएगा? उसी बात पे तो आना है, पहले ये बता कि ये बात समझ में आ गई जी सर, क्या हो रहा है। हाँ, मेन पॉइंट तो वही है कि क्यों नीचे आया, उस बात को भी समझेंगे। अब देखिए इस बात को समझिए बेटा, मुझे एक बात बताओ, ये पॉइंट और ये पॉइंट जो फ्री सरफेस, ये जो कंटेनर का जो फ्री सरफेस है उस पे कोई भी पॉइंट आप कंसीडर करिए। आप मुझे बता सकते हैं सक्षम, जानवी, विभूति और हर्षित, कोई भी आप में से, कि इन पॉइंट्स को जो मैंने शो किया है, ये पॉइंट मान लो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, इन दोनों पॉइंट को मैंने जो शो किया है, तो मुझे आप एक बात बता सकते हैं इन दोनों पॉइंट्स पर कि व्हाट विल बी द प्रेशर एट दीस टू पॉइंट्स, ए और बी पे प्रेशर क्या होगा? सेम होगा। बहुत बढ़िया हर्षित, सेम होगा, बट उसकी वैल्यू क्या होगी? दीस टू पॉइंट्स एंड द कंटेनर इज ओपन टू द एटमॉस्फेयर। कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ प्रेशर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नहीं, डायरेक्ट आंसर पे नहीं पहुंचो। 1 एटीएम हम नहीं जानते, हम जाहिल आदमी हैं, अभी हमें 1 एटीएम की वैल्यू नहीं पता है ना। बट ये कह सकते हैं कि इस पॉइंट पे बेटा जानवी, इस पॉइंट पे जो प्रेशर होगा ये भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, और इस वाले पॉइंट पे जो Yes. प्रेशर होगा ये भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। एम आई राइट? यस सर। ये दोनों एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। अब एक बात सोचो कि इस ट्यूब के अंदर भी अगर यही पॉइंट हम इसी लेवल पे अज्यूम करें, तो ये बिकॉज ये लिक्विड स्टैटिक है, फ्लो नहीं कर रही है, तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पर का भी प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होना चाहिए? क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि इन स्टैटिक लिक्विड pressure at every point at the horizontal level, at the same horizontal level, pressure at every point will be same and it will be atmospheric pressure. Tell me. यस यस सर। अभी आपने Yes, नहीं पढ़ा है ना, इस पॉइंट को मान लीजिए सी, तो ये जब तक एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर प्रेशर नहीं होगा, इस मरकरी का प्रेशर, अच्छा इस पॉइंट पे प्रेशर है किसका? तो मरकरी का, क्यों है तो अंदर, बट प्रेशर होना कितना चाहिए? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होना चाहिए, क्योंकि दे आर एट द सेम लेवल। तो क्या होता है, मरकरी इसमें से नीचे फ्लो करता है, और तब तक करता है जब तक लेंथ ऑफ द मरकरी, बचे हुए लेंथ ऑफ द मरकरी का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर नहीं हो जाए। नहीं आया भाई? पहली बात तो ये हो गई कि प्रेशर एट ए मस्ट बी इक्वल टू प्रेशर एट बी इज इक्वल टू प्रेशर एट सी। ए और बी का तो प्रेशर वैसे ही दिख रहा है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बिकॉज दे आर ओपन टू द एटमॉस्फेयर, बट सी का जो प्रेशर है, सी पॉइंट पे प्रेशर, वो किसकी वजह से है? कौन है रीजन उसका? तो वो मरकरी है उसका रीजन। तो मरकरी का अगर मान लो कि ये हाइट रहा, तो ये प्रेशर इसके बराबर नहीं हो पा रहा, उस लेंथ का प्रेशर, तो इसलिए मरकरी क्या करता है, मरकरी फ्लो करने लगता है, और तब तक फ्लो करता है जब तक वो उस हाइट पे नहीं पहुंच जाए, या उसका हाइट इतना नहीं हो जाए कि उस हाइट का प्रेशर किसके बराबर हो? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो। नहीं आया? आया सर। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि प्रेशर और एट पॉइंट सी इज इक्वल टू द प्रेशर ड्यू टू मरकरी, दैट इज डेंसिटी ऑफ मरकरी इनटू जी इनटू 76 सेंटीमीटर, मतलब हाइट ऑफ मरकरी प्रेशर, एंड दैट इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसका मतलब मैं ये भी कह सकता हूं कि किसी भी पॉइंट पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है, किसी भी पॉइंट पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, किसी भी पॉइंट पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वो एक्चुअली में किसके बराबर होता है? तो मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि किसी भी पॉइंट का एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज एग्जैक्टली इक्वल टू द प्रेशर एक्सर्टेड बाय 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। समझे?
यस किसी भी पॉइंट का जो प्रेशर है वो किसके बराबर होगा? 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी के बराबर होगा। ये मतलब है इसका। इसीलिए हम कहते हैं कि कहीं पर का भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम ऐसे भी लिखते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसका मतलब है कि आप ये कह सकते हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट एनी पॉइंट ऑन द सी लेवल। याद रखिएगा, फिर इसमें कुछ और भी चीजें समझाऊंगा। Atmospheric pressure at any point on the sea level can be written as equal to pressure due to mercury column of height 76 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसकी वैल्यू कितनी होगी वो नेक्स्ट डे समझाऊंगा, आज यहां तक नोट कर लो। सर मेरा इसकी जैसे वैल्यू मेरा क्वेश्चन था ना, हाँ सर वो मैं ये पूछा था कि ये मतलब मरकरी गिरा क्यों, मतलब सर ये मतलब कैसे गिर गया ये? वो तो बंद था ना ऊपर से। नहीं तो नीचे से खुला है रे। ओके ओके सर। अरे आपने थंब से बंद करके इसको इसमें डिप करके थंब हटा दिया भाई। अच्छा सर थंब वो उस है ना, थंब से बस क्लोज आपने इसलिए किया है ताकि भाई इसके अंदर लाते लाते कुछ मरकरी गिर ना जाए और इसके अंदर कोई वैक्यूम क्रिएट ना हो जाए या कोई एयर इंट्रैप नहीं हो जाए ट्यूब के अंदर, इसलिए आपने ऐसा किया है। व्हेन यू विल प्लेस इट वेल इनसाइड, उसके बाद आप थंब को स्लोली हटा देंगे ताकि ये ओपन हो जाए फिर से। ये नोट कर लिया सर सबने? एक मिनट। सर एक और चीज सर, ये 76 सेंटीमीटर कहाँ से मेजर किया है? ये देखो हाइट मैंने दिखा रखा है, फ्री सरफेस से मरकरी की जो हाइट है वो 76